ये सवाल कब होएगा तो ये सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हसन सिद्दीक यार। सबसे पहले, एम आई ऑडिबल एंड मेरी स्क्रीन विजिबल है? प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से बता दे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ओरिएंटेशन। इस मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको पूरा सब्जेक्ट का एक पूरा मैक्रो व्यू देने वाला हूँ। 1 घंटे के अंदर हर टॉपिक को हम लोग देखने वाले कि किस तरह ये टॉपिक आपके मैनेजमेंट अकाउंट में टेस्ट होता है। तो ये सबको आवाज क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं इस बैच को, इस सेशन को। अल्लाह की तिलावत, कुरान की तिलावत से स्टार्ट करते हैं, अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूरह इखलास की तिलावत। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ ग्रुप बी का पहला सब्जेक्ट है, कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये आ गया एम ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एम ए एस मोहम्मद हसन सदीक। वेलकम टू द ग्रुप बी, वेलकम टू कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। आपने ग्रुप ए में कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पढ़ा है। उसके अंदर आप क्या पढ़ते हो? फिक्स फॉर्मेट्स होते हैं। आपको पता है स्टेटमेंट किस तरह बनती है, एक फॉर्मेट के हिसाब से बनती है। डिस्क्लोजर्स के अंदर आइटम्स फिक्स होती है, तो आपको सारी चीजें पता होती है कि किस फॉर्मेट के हिसाब से बनानी है। लेकिन कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप 5 डेटा देख रहे हो, तो स्टेटमेंट कैसे बनती है? पुराने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से बनते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आप एक अकाउंटेंट हो, एक मुंशी हो, एक हिस्टोरियन हो, क्योंकि जो आप काम कर रहे होते हो वो पास्ट डेटा के साथ कर रहे होते हो। इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यू रिकॉर्डेड द पास्ट, इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यू आर अ मुंशी। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप डिसीजंस लोगे ताकि बिजनेस सर्वाइव करे, ताकि बिजनेस थ्राइव करे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप एक डिसीजन मेकर हो। आप कोई भी सवाल देखोगे, उस सवाल के अंदर जो भी बिजनेस को डिस्कस किया होगा, आप इस तरह सोच के करोगे कि यू आर अ की डिसीजन मेकर। आप उस बिजनेस का डिसीजन लेने वाले हो, आप उस बिजनेस के सीईओ, आप उस बिजनेस के सीएफओ, आप उस बिजनेस के की डिसीजन मेकर हो। तो चीजें बहुत सारी चेंज होने वाली है। रिपोर्टिंग के अंदर आप एक फॉर्मेट के ऊपर काम करते थे, सवालत एक फॉर्मेट के हिसाब से आते थे और पुराने डेटा को देखते थे। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फॉर्मेट कोई नहीं होता। आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, आपको डिसीजन लेने हैं, तो दिमाग का काम, एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर आप इसका पास पेपर खोल लो, कोई भी सवाल देखो, किसी का भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है। हर सवाल एक ब्लैंक कैनवस है, खुली किताब है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि कहां से स्टार्ट करना है। तो वो चीज किस तरह सॉल्व होगी, उसके लिए हमें एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है। उस चीज को आगे डिस्कस करेंगे। ये पूरी सीए कैफ की जर्नी नहीं, पूरी सीए की जर्नी में एक वाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है। आपकी पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी में आप रिपोर्टिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। जैसे आपने पीआरसी में रिपोर्टिंग पढ़ा, फिर आपने कैफ में 2 सब्जेक्ट पढ़े, फिर आपने फाइनल में एक एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ोगे। वैसे ही ऑडिट के भी 2 सब्जेक्ट्स है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरी सीए की जर्नी में वाइड सब्जेक्ट है कैफ 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है।
बुरी बात क्या है, मतलब एक आपके लिए नेगेटिव बात क्या है? नेगेटिव बात ये है कि आपको इधर ही बेसिक्स पढ़ना है, इधर ही एडवांस पढ़ना है। जो फाइनल लेवल का भी स्टडीज है ना, फाइनल लेवल की भी तैयारी आपको इधर ही करनी है, क्योंकि इसी पेपर के अंदर बेसिक से लेके मोस्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, और उसकी तैयारी के लिए क्या करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत टारगेटेड फोकस प्रैक्टिस करनी है। उसको एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होगी हमारी। आगे चलते, ये सब्जेक्ट कैफ का मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है, मोस्ट लेंदी सब्जेक्ट माना जाता है। ये वो सब्जेक्ट है जिनमें स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इश्यू होता है। ये वो सब्जेक्ट है बच्चों को सबसे ज्यादा, स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है इस पेपर को पास करने में, क्योंकि ये पहला पेपर आपके कैफ लेवल में जहां आपको दिमाग इस्तेमाल करना है, जहां आपको डिसीजन लेना है। अभी आप जो पेपर दे के आ रहे हो उसमें फिक्स फॉर्मेट्स होते थे, फिक्स स्टैंडर्ड्स होते थे, आपको पता था सवाल ये आ रहा है, मुझे यहां से स्टार्ट करना है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हर सवाल नया है, हर सवाल के हर सवाल के अंदर एक अलग नया सिनेरियो है, आपको नहीं पता हो कहां से असेस करना है, कहां से स्टार्ट करना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट लेंदी सब्जेक्ट है आपकी कैफ की जर्नी में। इस सब्जेक्ट के अंदर 100% नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? 100% नंबर्स आते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोला आपको कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, लेकिन आपको बेसिक मैथ आना चाहिए, आपको इक्वेशन सॉल्व करना आनी चाहिए, आपको बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए, आपको फ्रैक्शन आना चाहिए, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी बेसिक मैथ को इस्तेमाल करके आप सॉल्व करते हो। आगे चलने से पहले हम लोग पासिंग परसेंटेजेस की बात करते हैं। इसका एवरेज पासिंग रेशियो देखेगा ना तो 35 to 40% है। ये बहुत रीजनेबल लगता है, 35 to 40%। अगर आप दूसरे कैफ के सब्जेक्ट देखेंगे तो उसके हिसाब से बहुत रीजनेबल है। और मेरी अटेम्प्ट हुई थी मार्च 2024 के अटेम्प्ट में, इसमें पासिंग रेशियो था 40%। अब स्टूडेंट्स 40% को देख के बोलोगे ये तो इतना हाई पासिंग रेशियो है, क्योंकि दूसरे कैफ के सब्जेक्ट जैसे रिपोर्टिंग वन, उसका 25 to 30% के बीच में होता है। तो जब ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है तो इसका पासिंग रेशियो बेहतर क्यों है? क्योंकि ये पेपर मुश्किल आता है, इस पेपर में टेक्निकल चीजें टेस्ट होती है। तो आय के उस चीज को कंपनसेट करने के लिए इस पेपर का पासिंग रेशियो बेहतर लगता है। क्योंकि अगर आप मार्च 24 का पेपर खोल लो ना, एक बार आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर आसान नहीं था। ये 40% रेट वाला पेपर नहीं था, पेपर बहुत मुश्किल था, लेकिन आय के अपने उस चीज को कंपनसेट करने के लिए इसका रेशियो क्या रखा है, कम रखा है। अगर आप बाकी भी देखोगे, ये एस आई एस 55% भी गया है, एस लो एस आपके पास 23% भी गया है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 35 to 40% इसका पास रेट है। यहां तक चीजें क्लियर है? फिर आगे हम लोग चलेंगे इसके सिलेबस में, और इंशाल्लाह मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि पूरी एक क्लास के अंदर हम लोग पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझेंगे, हम इसका पूरा एक आयर मैक्रो व्यू ले लेंगे, हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले मुझे बता दें, यहां तक आपका कोई सवाल है? टैक्स चेंज होगी। यहां तक किसी का कोई सवाल? सबको क्लियर है? चले हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करें, एक टेक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम लोग क्या सेल करेंगे, हेडफोन सेल करेंगे। अब मुझे आप बताएं, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताएं, इस बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए? हम लोग कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जहां हम लोग क्या सेल करेंगे, हेडफोन्स बेचेंगे? मुझे सजेस्ट करें, इस बिजनेस का नाम क्या रखे हम लोग? तो कमेंट बॉक्स में आया, किसी ने लिखा पाकिस्तान बीट्स, चले इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं? नहीं, और कोई सजेशंस? ये जो बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्या नाम रखा जाए? चले जो सजेशन हमारे पास आया, पाकिस्तान बीट्स, चले हम लोग यही नाम रख लेते हैं। हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम हमने क्या रखा, पाकिस्तान बीट्स। अब अब चले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस को। सबसे पहले मैं बिजनेस स्टार्ट करने से मैं पहले सोचूंगा मेरी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए। मैं क्या बेच रहा हूँ, हेडफोन्स बेच रहा हूँ। अब मैं हेडफोन्स कितने का बेचो, मैं इसकी प्राइस कैसे डिसाइड करूंगा? एक ट्रेडिशनल तरीका है, एक पुराना मेथड है। पुराना मेथड क्या है प्राइस को सेट करने का, कि जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है, जो मेरी कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कॉस्ट 2000 है तो मैंने कॉस्ट उठाई, और कॉस्ट पे मैंने अपना प्रॉफिट उठाया। मैंने सोचा मुझे इसके अंदर कितना प्रॉफिट चाहिए, 500 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने क्या, +500।
और मेरे पास ये क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। अब सेलिंग प्राइस निकालने का पुराना तरीका क्या था, ये था जिसमें हमने क्या किया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये पुराना तरीका है जिसमें मैं कॉस्ट देखता हूं और अपनी प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड कर लेता हूं। लेकिन अब मॉडर्न तरीका क्या है, टारगेट कॉस्टिंग। अब फॉर एग्जांपल मेरे कॉम्पिटिटर में एक ब्रांड है, कौन सा, ऑडियोनिक। ऑडियोनिक भी ये हेडफोन बेचता है और उसकी प्राइसिंग क्या है, 2000 रुपीज। अब अगर एक कॉम्पिटिटर, एक राइवल 2000 का प्रोडक्ट बेच रहा है, वही प्रोडक्ट बेच रहा है जो मैं बेच रहा हूं, हम दोनों के प्रोडक्ट में सेम फीचर्स है, दोनों के सेम यूजेज है, तो क्या मैं अगर 2000 से ऊपर बेचूंगा तो कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा? मेरा प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा अगर मैं 2000 से ऊपर बेचूंगा। तो टारगेट कॉस्टिंग बोलती है अगर किसी राइवल ने वही सेम प्रोडक्ट की कोई प्राइस सेट कर दी, फॉर एग्जांपल ऑडियोनिक ने हेडफोन की प्राइस क्या सेट कर दी, 2000 रुपीज, तो ये 2000 क्या होगा, ये मार्केट सीलिंग होगा। मार्केट सीलिंग का मतलब मैं अगर 2000 रुपये से 1 रुपया ऊपर भी प्रोडक्ट सेल करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट क्यों कोई भी नहीं खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, जब वही सेम प्रोडक्ट मुझे कॉम्पिटिटर सस्ते में बेच रहा है। तो हमें क्या पता चला, अभी हम लोग हमारे हेडफोन पाकिस्तान बीट्स जो बिजनेस स्टार्ट करे उसके हेडफोन्स की प्राइसिंग सेट करनी है। हमें पता चला हमारा कॉम्पिटिटर ऑडियोनिक ये 2000 का बेच रहा है। अब इसका मतलब ये मार्केट सीलिंग आ गई, अब मैं इससे ऊपर सेलिंग प्राइस नहीं रख सकता। मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 2000। टारगेट कॉस्टिंग बोलता है अब आप निकालो आपको कितना प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, आपकी मर्जी, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए आप बता दो कितना प्रॉफिट चाहिए। मैंने बोला मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, 25% चाहिए। 2000 का 25% क्या होता है हमारे पास, 500 आ गया। मैंने बोला चले मैं 2000 का बेचता हूं लेकिन मुझे 25% का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब 500 का मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अब अगर मैं 2000 -500 जो मेरा प्रॉफिट है वो करो तो क्या आता है हमारे पास, 1500 आता है। इसका मतलब मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, 1500 होनी चाहिए। जब मेरी कॉस्ट 1500 होगी तो मैं प्रॉफिट करूंगा 500 का। अब ये जो 1500 है ना, ये मेरी टारगेट कॉस्ट है। ये मेरी क्या है, टारगेट कॉस्ट। यहां तक सबको क्लियर है? अब मैं बैठा अपनी टीम के साथ, टीम ने बोला सर ये 1700 की कॉस्ट आएगी, 1500 की कॉस्ट नहीं हो सकती। आप तो आपने निकाल ली टारगेट कॉस्ट ऑफिस में बैठ के 1500 की, लेकिन जो वर्कर्स थे, जो टीम थी, मैनेजमेंट थी, जो इस प्रोजेक्ट को देख रही थी, उन्होंने बोला हम लोग 1700 की 1700 की कॉस्ट में ये बना सकते। अब जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट के बीच में डिफरेंस आ जाता है ना, जब एक्सपेक्टेड कॉस्ट ग्रेटर होती है टारगेट कॉस्ट में तो एक कॉस्ट गैप क्रिएट होता है। वो कॉस्ट गैप क्या है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट मेरी 1700 थी लेकिन मेरी टारगेट कॉस्ट 1500 थी। जब मैं टारगेट कॉस्ट 1500 अचीव करूंगा तो मेरा डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट जो कि 500 है वो आएगा, वरना वो प्रॉफिट नहीं आएगा। तो अभी मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या है, 1700, और मेरी टारगेट कॉस्ट क्या है, 1500। तो मेरा कॉस्ट गैप कितना आ गया, 200 का कॉस्ट गैप आ गया। इसका मतलब मैं 200 रुपये मुझे और कम करने कॉस्ट के अंदर तो मैं अपनी टारगेट कॉस्ट में पहुंच पाऊंगा। आज मैं अपनी टारगेट कॉस्ट पे नहीं करा हुआ, तो इसका मतलब ये, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मेरी आज की कॉस्ट 1700 है लेकिन मुझे 1500 तक ले जानी है, मुझे 200 कम करनी है। इसका सॉल्यूशन ये, आप फैक्ट्री में जाओ, आप इन एफिशिएंसीज को ढूंढो, इन इफेक्टिव चीजों को देखो, उसको कम करो, उसको मिनिमाइज करो, वैल्यू एडिशन करो। आप लेबर को ट्रेन करो कि वो इफेक्टिवली काम करे, एफिशिएंटली काम करे। आप रॉ मटेरियल देखो वो वेस्ट तो नहीं हो रहा। तो इस तरह के इनिशिएटिव लेने कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये क्या है, हमारा पूरा टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर है आपको? चैट बॉक्स में प्लीज यस लिख के बताएं। टारगेट कॉस्टिंग में किसी को कोई सवाल? अच्छा, ये ब्रीफ ओवरव्यू है, इसमें सिर्फ मैं आपको मैक्रो व्यू देने जा रहा हूं। हम लोग पूरा टॉपिक डेप्थ में नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू बिफोर वी स्टार्ट द सिलेबस ऑफिशियली। आपको एक एक टॉपिक पता होना चाहिए कि उस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सही है, इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जो आएगा उसको उधर ही चेंज कर लेंगे। चले, हमने टारगेट कॉस्टिंग के थ्रू प्राइस डिटरमाइन कर ली। प्राइस हमने क्या डिटरमाइन की, 2000 की प्राइस डिटरमाइन कर ली, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर भी वही प्रोडक्ट कितने में बेच रहा था, 2000 में बेच रहा था।
प्राइस डिटरमाइन हो गई, हमें टारगेट कॉस्ट मिल गई, सब मिल गई, हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। हमने क्या स्टार्ट कर दी? प्रोडक्शन स्टार्ट कर ली, फैक्ट्री लगा ली, हेडफोन्स बनना स्टार्ट हो गए। अब मेरे दिमाग के अंदर सवाल आएगा, दिमाग के अंदर क्या सवाल आएगा? मैं कितने हेडफोन्स बेच दो, मैं कितने हेडफोन्स को सेल कर दो कि मेरा ऐसी पोजीशन आ जाए कि मैं प्रॉफिट बनाने स्टार्ट कर दो। लेकिन उस चीज को देखने से पहले हमें तीन चीजों को डिस्कस करना है। हमें वेरिएबल कॉस्ट को डिस्कस करना है, हमें फिक्स कॉस्ट को डिस्कस करना है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? किसी को कुछ आइडिया है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? तो चैट बॉक्स में बताए। वेरी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हेडफोन्स है, हमारे पास क्या है? हेडफोन्स। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो मैं प्रोडक्शन करूंगा तो इंकर करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेडफोन बना रहा हूं तो उस हेडफोन्स के अंदर क्या लगता है? प्लास्टिक लगता है। उस हेडफोन्स के अंदर क्या लगता है? कॉपर के वायर्स लगते हैं। उस हेडफोन के अंदर एक ह्यूमन की मेहनत लगती है। फॉर एग्जांपल मैं ही हेडफोन बनाता हूं, मैं हेडफोन बना रहा हूं, सही है। मुझे फैक्ट्री वाले कितने पैसे देते हैं? मुझे एक हेडफोन बनाने के 200 रुपये देते हैं, और मैं उसमें थोड़ा बहुत मटेरियल इस्तेमाल करता हूं, सही है। अब जब हेडफोन में बनाऊंगा तो फैक्ट्री वाले पे करेंगे। इसका मतलब जब मैंने हेडफोन बनाया तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई, जब मैंने हेडफोन बनाया तो प्लास्टिक की कॉस्ट आ गई, जब मैंने हेडफोन बनाया तो कॉपर वायर्स की कॉस्ट आ गई। अगर मैंने हेडफोन्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया, हेडफोन्स को नहीं बनाया, तो फैक्ट्री वाले मुझे पैसे नहीं देंगे। मतलब डायरेक्ट लेबर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैंने हेडफोन्स नहीं बनाए तो मुझे वो प्लास्टिक नहीं खरीदना पड़ेगा जो हेडफोन में लगता है। इसका मतलब ये प्लास्टिक, ये मटेरियल क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैंने हेडफोन्स नहीं बनाए तो मुझे वो वायर नहीं खरीदने पड़ेंगे जो हेडफोन्स में लगाने होते हैं। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? जो जब इंकर करे। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो जब इंकर करती है जब मैं प्रोडक्शन करता हूं। मैंने 10 हेडफोन बनाए तो उतनी वेरिएबल कॉस्ट, मैंने 100 हेडफोन बनाए तो 100 के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट होगी। आप बात समझ रहे? अगर मैंने प्रोडक्शन नहीं की तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? जीरो होगी। वेरिएबल कॉस्ट के वर्ड से ही समझ आता है, इट वेरीज। वेरिएबल कॉस्ट कैसे? फॉर एग्जांपल अगर एक ग्राफ में बनाओ, ये हम इधर हम लोग डाल देते प्रोडक्शन, सही है, यहां हम लोग डाल देते कॉस्ट। अभी ग्राफ की लाइन है ना, यहां से स्टार्ट होती है, ये यूं जा रही है। इसका मतलब अगर मेरी प्रोडक्शन जीरो है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे मैं ज्यादा हेडफोन्स बनाते जाऊंगा, उतनी ही मेरी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू प्रोडक्शन। इसका मतलब मैंने ज्यादा प्रोडक्शन की तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ आई? हमारी लेबर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, हमारी मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है। और फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक हेडफोन बनाऊं, मैं 0 हेडफोन बनाऊं, मैं 100 हेडफोन बनाऊं, मैं 1000 हेडफोन बनाऊं, मुझे ये कॉस्ट देनी है, मुझे ये कॉस्ट बेयर करनी है, और उतनी की उतनी देनी है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का रेंट, मेरी फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए। अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करता तो भी वो मालिक मकान आके बोलेगा लाख रुपए निकालो। अगर मैं 1000 हेडफोन बनाता हूं तो भी मुझे वो लाख रुपए का रेंट देना है। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट वो है जो वेरी नहीं करती प्रोडक्शन की। मैं प्रोडक्शन करो नहीं करो, मैं ज्यादा प्रोडक्शन करो कम प्रोडक्शन करो, मुझे फिक्स कॉस्ट बेयर करनी है। वो सारी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो वेरी नहीं करती, वो कौन सी है? फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन से आ गए? रेंट आ गया, उसके अलावा हमारे बिल्स आ गए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, यूटिलिटी बिल्स आ गए। वो सारी चीजें क्या है? आपकी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि वो आपको पे करनी है रिगार्डलेस आप प्रोडक्शन करें या नहीं करें। इनडायरेक्ट, एग्जैक्टली, इनडायरेक्ट लेबर आपकी क्या है? फिक्स कॉस्ट। मेरी फैक्ट्री के बाहर सिक्योरिटी गार्ड करा हुआ है, अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं नहीं करता, मुझे उस सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी देनी है। ऐसा हो नहीं सकता अगर मैंने प्रोडक्शन नहीं की, मैं सिक्योरिटी गार्ड को जाके बोल रहा हूँ यार मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैंने प्रोडक्शन नहीं की, उसने तो अपनी सर्विसेज दी। तो इसका मतलब जो भी इनडायरेक्ट लेबर जिनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कौन सी कॉस्ट है? मेरी मेरी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि उनको पे करना है रिगार्डलेस आई प्रोड्यूस और नॉट। यहां तक बात क्लियर है सबको? वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो फिक्स रहती है, जो वेरी नहीं करती। आपकी रेंट क्या है? फिक्स कॉस्ट आपकी। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या चीज है? किसी को पता है कंट्रीब्यूशन क्या चीज होता है? किसी को पता है कंट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास
मेरा जो हेडफोन है वो कितने का है, 2000 की सेलिंग प्राइस है, 2000 क्या है सेलिंग प्राइस है, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1200 है, सही है। जब मैं 2000 से 1200 माइनस करूंगा, मैं जब 2000 से 1200 माइनस करूंगा तो ये क्या निकला, 800। अब इस चीज को समझिएगा, मेरी सेलिंग प्राइस क्या है, 2000। इसका मतलब जो पैसा मैं रिसीव कर रहा हूं एक हेडफोन को सेल करके, वो मेरे पास कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। 1200 तो डायरेक्ट मेरा कहां चलेगा, वेरिएबल कॉस्ट, कि उसके मटेरियल में, उसकी डायरेक्ट लेबर में 1200 लग गए, तो 1200 क्या चलेगा, 1200 तो मेरे चले गए किसमें, वेरिएबल कॉस्ट पे। जो 800 बचे, ये 800 रुपए वो है जो मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को पे करने में यूज करूंगा। समझ आ रही है बात, ये हमारी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस, ये हमारा क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया। जब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या, तो पीछे जो कॉस्ट बची, जो पे करना रह गई है, वो कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। और ये फिक्स कॉस्ट कहां से पे होगी, ये कॉन्ट्रीब्यूशन से पे करेगी, ये आ गई आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट ईच यूनिट कंट्रीब्यूट्स टू पेइंग ऑफ योर फिक्स कॉस्ट बिफोर जनरेटिंग एक्चुअल प्रॉफिट। इसका मतलब ये जो 800 रुपये एक हेडफोन से निकला है, ये मेरा क्या करेगा, मेरी फिक्स कॉस्ट को पे करेगा। ये आपके पास दो ग्राफ्स आ गए, ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। ये हमारी नीचे क्या है, प्रोडक्शन है, और ये हमारा क्या गया, कॉस्ट आ गई। यहां भी ऐसा ही है। अब फिक्स कॉस्ट की आप लाइन देखे, प्रोडक्शन आपने 0 की तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 200। आपने प्रोडक्शन 10 की तो भी फिक्स कॉस्ट क्या है, 200। आपने प्रोडक्शन 40 की तो भी फिक्स कॉस्ट क्या है, 200। फिक्स कॉस्ट वेरी नहीं करती प्रोडक्शन के हिसाब से। वहीं आप वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ देखे, आपने प्रोडक्शन 0 की, वेरिएबल कॉस्ट 0 है। आपने प्रोडक्शन 10 की तो वेरिएबल कॉस्ट 100 हो गई। आपने प्रोडक्शन 20 की, 200 हो गई। जब आपने ये 40 की प्रोडक्शन की तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी अराउंड 370 हो गई। इसका मतलब जितनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूं उतनी वेरिएबल कॉस्ट मेरी बढ़ते जा रही है। सही, ये हमारी तीन चीजें थी जो मुझे पहले क्लियर करनी थी ब्रेक इवन को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले। यहां तक क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, और अगर कोई सवाल है तो पूछे। क्लियर है यार सबको? किसी को कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। परफेक्ट। चलो आगे चलते। ईरान इसराइल की जंग हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, सारी चीजें महंगी हो गई, सब महंगा हो गया, और मुझे लग रहा है अब मेरी फैक्ट्री है ना बंद हो सकती है। अब मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं अपनी कॉस्ट पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान में भी एक इम्पैक्ट आ गया, सही है। अब मुझे सोचना है, मुझे ब्रेक इवन सोचना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसी पोजीशन में आ जाऊं, मैं जहां प्रॉफिट तो ना करो लेकिन वो पोजीशन में मैं लॉस भी ना करो। ऐसी पोजीशन हो जहां मुझे प्रॉफिट भी ना हो ना लॉस हो, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब जितना मैं पैसा कमाऊंगा, जितना मुझे रेवेन्यू मिलेगा, वो सारा का सारा रेवेन्यू मेरा क्या चलेगा, कॉस्ट को फुलफिल में करने में चलेगा। इसका मतलब अगर मैंने लाख रुपए कमाए तो लाख रुपए का ही मुझे क्या हो रही है, कॉस्ट आ रही है। तो इसका मतलब आपका लाख रुपए का रेवेन्यू, लाख रुपए की कॉस्ट, ये आपकी क्या हो गई, ब्रेक इवन पोजीशन हो गई, जहां आपको ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई है मुल्क के अंदर। अब मुझे देखना है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, मेरा कितने यूनिट्स में बेच लो, कम से कम मैं कितने यूनिट्स बेच दो कि ऐसा पॉइंट आ जाए जहां मुझे लॉस ना हो। मैं चाहता हूं मुझे लॉस ना हो, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा मैं चाह रहा हूं मुझे लॉस भी ना हो, तो मुझे वो पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, सही है। अब हमारा ये हेडफोन है, हेडफोन हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, 2000, इसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 1500। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, वो सारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अभी हमने पढ़ा कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था, कि सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो तो वो बन जाता है कंट्रीब्यूशन, और उसी कंट्रीब्यूशन से आप पे करते हो अपनी फिक्स कॉस्ट। अब मेरे फैक्ट्री में सिर्फ एक फिक्स कॉस्ट है, वो रेंट है। मुझे देना पड़ता है 1 लाख रुपए का रेंट। अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा पता है, कंट्रीब्यूशन निकालूंगा। मेरी सेलिंग प्राइस क्या है, 2000, मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 1500। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है मुझे बताओ। कंट्रीब्यूशन निकलता है 2000 माइनस 1500, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। इसको निकालते जल्दी से। हमारे पास 2000 की सेलिंग प्राइस
फिर हमारे पास थी 1500 वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या आ गया 500 का। इसका मतलब हर हेडफोन्स मुझे कितने पैसे देते हैं, हर हेडफोन्स मुझे 500 रुपये देता है, ताकि मैं उस 500 रुपये से अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकूं। अब ब्रेक इवन निकालना है, मैं अभी फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रहा, अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अब मतलब मुझे हर प्रोडक्ट से क्या आ रहा है, हर हेडफोन बेचने से कितना मिल रहा है, 500 मिल रहा है, और मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए। कितनी, 1 लाख। ये 1 लाख क्या चीज है, रेंट है। मैं प्रोडक्शन करो ना करो, रेंट मुझे देना है, तो ये मेरी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। अब मुझे देखना है कि ये 500 जो आ रहा है, कितने हेडफोन्स मैं बेच दो, कितने ये 500 रुपीज आ जाए मेरे पास कि मेरा रेंट चले जाए, कितना मैं काबिल हो जाऊं कि मैं रेंट दे पाऊं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 100,000 को डिवाइड करूंगा 500 से। अगर आप डिवाइड करते इसको तो आपके पास क्या आ जाता है, मुझे बताए। जब आप 1000 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपके पास क्या आ गया, 2000 आ गया। इसका मतलब अगर मैं 2000 हेडफोन्स बेच लो तो मैं ऐसी पोजीशन में आ जाऊंगा जहां मुझे ना प्रॉफिट होगा, जहां ना मुझे लॉस होगा। अब इसको देखते कैसे। फॉर एग्जांपल 2000 हेडफोन्स है, अगर मैं 2000 हेडफोन्स है और मैं हर हेडफोन से कितना कमा रहा हूं, 500 कमा रहा हूं, तो अगर मैं 2000 को मल्टीप्लाई करता हूं 500 से तो मेरे पास क्या आ जाता है, 1 लाख आ जाता है। और ये जो 1 लाख आ रहा है ये मैं कहां इस्तेमाल कर दूंगा, मैं रेंट में देने के लिए इस्तेमाल कर दूंगा। तो मेरी एट द एंड ऐसी पोजीशन हो जाएगी जहां मैं ना प्रॉफिट कर रहा हूं, जहां मैं ना लॉस कर रहा हूं। अब ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है बताए, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना है, फिर फॉर्मूला पे आएंगे। हमने सबसे पहले क्या किया था, सेलिंग प्राइस, पहले सबसे पहले हमने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन निकाली थी। कंट्रीब्यूशन क्यों निकाली थी, ताकि हमें पता चल जाए जो हम लोग चीज बेच रहे, हेडफोन बेच रहे, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो कितने बचते हैं। तो कंट्रीब्यूशन आपकी कैसे निकली थी, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने क्या किया था, हमने देखा था हमारा रेंट, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, फिक्स कॉस्ट थी हमारी 100,000। हमने सिंपल 100,000 को डिवाइड किया था किससे, कंट्रीब्यूशन से। आप इधर देखे, 100,000 डिवाइड किया 500 से, और ये 500 आपकी क्या है, कंट्रीब्यूशन, और ये 100,000 आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब फॉर्मूला आपके सामने आ गया, फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ये देखे, फॉर्मूला याद करके नहीं करना, फॉर्मूला खुद बनाना है। और अगर आप कॉन्सेप्चुअली करेंगे तो फॉर्मूला खुद बन जाएगा, याद करने की जरूरत कभी होगी नहीं। अगर इसको मैं थोड़ा और करो, कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, अभी हमने देखा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं सिंपल क्या ये लिख सकता हूं, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका आ गया फॉर्मूला ब्रेक इवन का। याद करे बगैर आपने समझ लिया इस फॉर्मूला को। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है हमारी, क्या एक और चीज, इतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक चीज होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे पता चल गया कि कम से कम मुझे 2000 हेडफोन्स बेचने हैं, तो मैं ऐसी पोजीशन में होऊंगा कि ना मैं प्रॉफिट कर रहा हूं ना लॉस कर रहा हूं। लेकिन आज मैं एक्चुअल बात करता हूं, आज मैं पता क्या कर रहा हूं, आज मेरे जो हेडफोन्स बिक रहे हैं महीने के, वो कितने बिक रहे, 3000 बिक रहे हैं। मैं 3000 हेडफोन बेच रहा हूं, इसका मतलब मैं प्रॉफिट में हूं, क्योंकि मैं ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर हूं। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 2000 में था, आज मैं 3000 की पोजीशन में खरीदा हूं, करा हुआ हूं, इसका मतलब मैं प्रॉफिट कर रहा हूं। अब मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब पहले समझते हैं, पहले मैं लिखता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब, ये फॉर एग्जांपल ये ब्रेक इवन पॉइंट है मेरा, ये 2000 है, सही है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। और मैं आज एक्चुअल में कितना बेच रहा हूं, ये एक्चुअल आ गया, सही है, एक्चुअल में मैं बेच रहा हूं 3000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है कि आप कितना दूर है ब्रेक इवन से, आप कितने कम और बेच सकते हैं कि आपको ऐसा पोजीशन ना आ जाए, लॉस वाली पोजीशन ना आ जाए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या इंडिकेट करता है कि मेरी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल सेल्स है मेरी, उससे मैं कितनी कम सेल करो तो भी मुझे लॉस ना हो। अगर आप इसमें देखें मेरे पास कितना गैप है, ब्रेक इवन से लेके एक्चुअल तक मेरे पास 1000 यूनिट्स का गैप है। इसका मतलब अगर मैं 1000 यूनिट कम बेचता हूं तो भी मैं ऐसी पोजीशन में होऊंगा, मैं लॉस नहीं कर रहा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताता है अभी भी आप सेफ है, अभी आप अगर 1000 यूनिट तक नीचे आ जाए तो आप सेफ है, लेकिन 1000 यूनिट से नीचे एक यूनिट और नीचे गए, फॉर एग्जांपल ये 2000 है, एक यूनिट और नीचे गया तो ये क्या हो जाएगा, 1999। तो अगर मैं इतना सेल कर रहा हूं तो मैं लॉस में आ गया। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या इंडिकेट करता है कि आप कितना सेफ है। अभी मैं कितना सेफ हूं, मैं 1000 यूनिट से सेफ हूं,
क्योंकि मेरे एक्चुअल और ब्रेक इवन पॉइंट में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है, 1000 यूनिट्स का। क्या ये क्लियर है? ब्रेक इवन चीज क्लियर है? ब्रेक इवन क्या होता है और क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखिए यस। अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये सेशन इंटरेक्टिव है, पहला सेशन है, और मैं चाहता हूँ इसमें आपकी इस तरह की बेस बना दें कि आपको हर टॉपिक की ना बिल्कुल बेसिक्स पता होनी चाहिए। सबको क्लियर है ये? किसी का कोई सवाल? तो ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां कोई प्रॉफिट ना हो, जहां कोई लॉस ना हो, जहां हमारा रेवेन्यू जो पैसा आ रहा है वो बराबर हो हमारी कॉस्ट से जो पैसा जा रहा है। इसका मतलब जितना पैसा आया उतना पैसा गया। लाख रुपए का प्रॉफिट, लाख रुपए का रेवेन्यू आया, लाख रुपए की कॉस्ट आई। ये मेरा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। और हमने अभी क्या निकाला? ब्रेक इवन यूनिट्स निकाले। हमने क्या निकाला कि 2000 हेडफोन बेच दूंगा तो ऐसी पोजीशन में आ जाऊंगा कि मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। फिर हमने बात की मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, कि हम लोग अभी कितना सेफ है। एक्चुअल में मैं 3000 यूनिट्स अभी बेच रहा हूं, इसका मतलब मैं 1000 यूनिट से अभी भी सेफ हो। 1000 यूनिट्स कम भी बेचूंगा तो मुझे लॉस नहीं होगा। अब आगे चलते। चले अब हम लोग आ गए, कहाँ आ गए? मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स कहाँ बैठते हैं? अभी हमने बात की थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको क्या करना होता है? डिसीजन लेने होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या होते हैं? की डिसीजन मेकर होते हैं, एक सीएफओ होते हैं, एक सीईओ होते हैं। तो ये आपके पास आ गया बोर्ड रूम। आप बोर्ड रूम में बैठे हुए। अब यहाँ एक चीज नोट कीजिएगा, जब भी आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपको क्या करना है? कंसिडर रेलेवेंट कॉस्टिंग कंसिडर करनी है। आपको रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर करनी है। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं आइकिया की। आई अभी मैं जो समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वो किस चीज का है? संक कॉस्ट का है। किस चीज का है? संक कॉस्ट। अब आइकिया क्या करता है? आइकिया की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइकिया, अगर आपको पता हो, एक बहुत बड़ा फर्नीचर ब्रांड है। वो शहर के कोने में अपना है ना आउटलेट बनाता है, ताकि जो लोग ट्रेवल करके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आ रहा हूँ गुलशन से आ रहा हूँ, मैं उधर शहर के कोने तक गया, मैंने अपना पेट्रोल जलाया और मैं उधर जब पहुंचा तो मैं देखूंगा, अगर मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा ना, तो भी मैं सोचूंगा यार मैंने इतना पैसा जाया किया, मैंने इतना पेट्रोल लगा लिया है, कुछ ना कुछ खरीद लो। ये इसकी स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन अगर आप एक्चुअल बिजनेस माइंड से सोचे ना, तो जो आपने पेट्रोल जला दिया है वो आपकी क्या है? संक कॉस्ट। वो आपकी पुरानी कॉस्ट है। अभी आप उस आइकिया के अंदर बैठे हुए, चाहे आप वो प्रोडक्ट खरीदे, चाहे वो फर्नीचर खरीदे ना खरीदे, वो पेट्रोल जल चुका है, तो वो संक कॉस्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है जो संक कॉस्ट है, जो कॉस्ट जल चुकी है, जो पास कॉस्ट है, कभी भी उसको कंसिडर नहीं करना अपने डिसीजन में। एज अ जनरल हम लोग जब जाएंगे या हम लोग हमारे दिमाग से सोचेंगे तो हम लोग यही बोलेंगे ना, पेट्रोल जला दिया, अब कुछ ना कुछ खरीद के ही जाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है कि दिमाग लगाओ, पेट्रोल तो जल चुका है, खरीदो ना खरीदो, वो पेट्रोल के पैसा वापस नहीं आने वाला। तो इसका मतलब वो कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब, अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो कोई भी पुरानी कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना, सिर्फ उस कॉस्ट को कंसिडर करना जो उस डिसीजन से इंपैक्ट हो रही हो। तो ये क्या है? संक कॉस्ट क्या है? पास कॉस्ट है। संक कॉस्ट कभी भी मेरे डिसीजन को इंपैक्ट नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस में, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया हेडफोन्स का, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले मैंने कुछ मार्केट रिसर्च की होगी। मार्केट रिसर्च से कुछ मुझे पॉजिटिव पॉइंट्स मिले होंगे, तो ही मैंने सोचा हेडफोन्स का बिजनेस स्टार्ट करता हूं। लेकिन क्या जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, जब मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, क्या मुझे वो मार्केट रिसर्च की कॉस्ट सोचनी चाहिए? जो मैंने फीजिबिलिटी स्टडीज करवाई है, क्या उस कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए? उस कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी संक कॉस्ट है। मैंने मार्केट रिसर्च में पैसा जाया कर दिया, मैंने फीजिबिलिटी स्टडीज में पैसा जाया कर दिया। अब चाहे मैं बिजनेस स्टार्ट करो नहीं करो, वो कॉस्ट रिकवर नहीं होनी चाहिए। वो कॉस्ट रिकवर नहीं होगी तो मैं अपने डिसीजन में उस कॉस्ट को कंसिडर नहीं करूंगा, पुरानी कॉस्ट को कंसिडर नहीं करूंगा, जो कॉस्ट पास कॉस्ट है उसको कंसिडर नहीं करूंगा, संक कॉस्ट को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना सीखोगे। वो डिसीजंस क्या है? सबसे पहला डिसीजन क्या है? ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इधर मैं लिख लेता हूँ कुछ। चाइना से एक सप्लायर है, सही है, छोड़ो इसको, इसको छोड़ दो। चाइना से एक सप्लायर है, वो बोल रहा है माइक्रोचिप्स मैं आपको सप्लाई करता हूँ ₹500 की। सही है। आपने सोचा क्या करूं मैं? क्या मैं चाइना के सप्लायर से ये 500 की माइक्रोचिप्स खरीद लो, या मैं इसको खुद अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करो?
तो ये कौन सा डिसीजन हो गया? ये मेक और बाय का डिसीजन हो गया। क्या मैं खुद बनाओ या मैं आगे से खरीद लो? तो ये क्या है? मेक और बाय डिसीजन। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आप आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। और कौन से डिसीजन है? फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने अपनी कंपनी में मैंने सोचा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हेडफोन्स के साथ कोई और प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चाहिए। मैंने क्या लॉन्च कर लिया? मैंने स्पीकर लॉन्च कर लिए। लेकिन जब मैंने स्पीकर लॉन्च कर लिए, अब स्पीकर हेडफोन दोनों अच्छे चल रहे, डिमांड आ रही है, मेरी सेल्स हो रही है, मेरी फैक्ट्री 100% कैपेसिटी में चल रही है। अब इसका मतलब 100% कैपेसिटी में चल रही है, लेकिन लोग और बोल रहे कि हमें और खरीदना है, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी नहीं है प्रोड्यूस करने की। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, एग्जिस्टिंग मशीन है, अब उन मशीनों में क्या मैं हेडफोन प्रोड्यूस करूं, क्या मैं स्पीकर प्रोड्यूस करूं। अब इस डिसीजन लेने के लिए मैं सोचूंगा क्या कौन सी चीज मुझे ज्यादा फायदा देगी। अगर मैं हेडफोन प्रोड्यूस करता हूं, हेडफोन ज्यादा मुझे फायदा देगा तो मैं हेडफोन प्रोड्यूस करूंगा। स्पीकर मुझे ज्यादा फायदा देगा तो मैं स्पीकर प्रोड्यूस करूंगा। इस डिसीजन का नाम है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, कि कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसी चीज है जो लिमिटेड है और फिर आपको डिसीजन लेना है प्रोडक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फैक्ट्री में मशीनें लिमिटेड है, मशीन आर्ट्स लिमिटेड है, या मेरी फैक्ट्री के अंदर जो लेबर है, जो लेबर काम कर रही है, पूरी जान से काम कर रही है और उनका 100% लगा हुआ है, तो मेरे लेबर आर्ट्स लिमिटेड है। या कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है, रॉ मटेरियल होगा। फॉर एग्जांपल, हेडफोन्स और स्पीकर के अंदर दोनों के अंदर प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, प्लास्टिक मुझे लिमिटेड मिल रहा है। अब इस लिमिटेड प्लास्टिक से क्या मैं स्पीकर बनाऊं, क्या मैं हेडफोन बनाऊं, ये कौन सा डिसीजन है? ये लिमिटिंग फैक्टर का डिसीजन है, जो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखेंगे कि किस तरह हम लोग ये डिसीजन लेते हैं। इस डिसीजन में हम लोग देखेंगे कि हमें फायदा किससे ज्यादा हो रहा है, फिर हम लोग वो चीज ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। एक और डिसीजन है, ईरान इसराइल की जंग आ गई, पाकिस्तान को अफेक्ट आया, लॉकडाउन लग गया, मुझे लग रहा है अब मेरी सेल्स कम हो जाएगी। अब मुझे एक डिसीजन लेना है कि क्या मैं अपने बिजनेस को शट डाउन कर दूं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लॉसेस में आ गया हूं, अब मुझे एक डिसीजन लेना है, क्या मैं बिजनेस को कंटिन्यू रखो या बिजनेस को शट डाउन करो। ये डिसीजन भी हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अंदर। आपको प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर में जब आप 10 साल 15 साल बाद अपने बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें आप उधर प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये शट डाउन डिसीजन भी हम लोग सीखेंगे कि हमें क्या बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहिए या उसको बेहतर है शट डाउन कर दे। तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग हो गए। सही है? इधर तक सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिखे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये शट डाउन डिसीजन भी हम लोग सीखेंगे कि हमें क्या बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहिए या उसको बेहतर है शट डाउन कर दे। तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग हो गए। सही है? इधर तक सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिखे। चले आगे चलते। अब मुझे ब्लू अब मेरे हेडफोन्स के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? माइक्रोचिप्स इस्तेमाल होती है। क्या इस्तेमाल होता है? माइक्रोचिप्स इस्तेमाल होती है। अब ये माइक्रोचिप्स फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस मतलब मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, खुद नहीं बना सकता। अब मुझे ये कहीं से खरीदनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको चाइना से सोर्स कराता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, चाइना से खरीदता हूँ, ये माइक्रोचिप्स मंगवाता हूँ। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दूं। अगर मैं बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दूंगा तो मेरा मसला क्या है? वेयर हाउस का रेंट बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइक्रोचिप्स कहीं रखनी पड़ेगी, वेयर हाउस में रखूंगा। ज्यादा मंगवा लिया तो वेयर हाउस में ज्यादा स्पेस रिक्वायर होगी, और अगर ज्यादा स्पेस चाहिए होगी तो ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। फिर उसकी इंश्योरेंस आ गई, फिर जो मैंने पैसा लगाया है वो पैसा भी तो ब्लॉक हो गया। फिर एक और मसला भी है, अगर मैंने बहुत ज्यादा मंगवा लिया, माइक्रोचिप्स बहुत ज्यादा आ गई, और कहीं कल के दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया मॉडल आ गया माइक्रोचिप की, तो जो मेरा पुराना स्टॉक है वो तो बेकार हो जाएगा, वो तो कचरे के दाम में बिकेगा। तो ये क्या है आपकी, अगर आप बहुत ज्यादा ऑर्डर कर देंगे तो आपकी क्या हो जाती है? होल्डिंग कॉस्ट आती है। बहुत ज्यादा ऑर्डर करूंगा तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। होल्डिंग कॉस्ट के अंदर क्या आ जाता है? वेयर हाउस का रेंट, जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, पैसा ब्लॉक किया है, इंश्योरेंस उन माइक्रोचिप्स की। फिर कल को अगर कोई माइक्रोचिप का नया मॉडल आ गया तो पुराना स्टॉक बेकार हो जाएगा। तो ये मेरी क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। ज्यादा मंगवाऊंगा तो भी मसले, अगर कम मंगवाता हूं तो भी मसला है।
फिर क्या मसला है, स्टॉक आउट हो सकता है। मेरा स्टॉक ही बहुत कम था और डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा आ गई, तो मैंने ज्यादा हेडफोन्स भेज दिए और मेरी माइक्रोचिप्स खत्म हो गई। अब मैं हेडफोन्स बना ही नहीं पा रहा, मेरी फैक्ट्री रुक गई, मेरी प्रोडक्शन रुक गई। जो कस्टमर आ रहे मैं उनको बोल रहा हूं मेरे पास स्टॉक ही खत्म हो गया, वो कस्टमर मेरे कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो गए। इसका मतलब जब मैं ऑर्डर कम करता हूं तो भी नुकसान है, और इसमें एक चीज आपकी बढ़ेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब मैं जब कम कम ऑर्डर करता हूं तो मुझे ज्यादा ऑर्डर करना पड़ेगा, तो मेरी इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली चीज थी, अगर मैं ज्यादा ऑर्डर करता था तो मैं एक साल के अंदर है ना 2 बार ऑर्डर करता था और स्टॉक अपना मंगवा लेता था, 2 टाइम्स ऑर्डर करता था। तो इसमें मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम होती थी लेकिन होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होती थी। लेकिन अब मैं कम कम ऑर्डर करता हूं तो मुझे एक साल के अंदर पता है कितने ऑर्डर करने पड़ते हैं, हर महीने एक ऑर्डर करना पड़ता है, 12 ऑर्डर करने पड़ रहे हैं। और हर ऑर्डर की कॉस्ट है, ऑर्डर की कॉस्ट क्या होगी, डिलीवरी कॉस्ट। जब स्टॉक आएगा तो उसकी भी कॉस्ट होती है, सही है, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और एक और मसला है, अगर कम स्टॉक मंगवा रहा हो ना, अचानक से क्या हो सकता है, आपका स्टॉक आउट हो सकता है, आपका स्टॉक खत्म हो सकता है, डिमांड अचानक से बढ़ गई, आपके पास वो स्टॉक ही नहीं है, आप हेडफोन्स बेच ही नहीं पाओगे। बेच नहीं पाओगे तो आपका क्या होगा, जो कस्टमर्स आ रहे होंगे वो कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब कम भी ऑर्डर करोगे तो भी मसला, ज्यादा ऑर्डर करोगे तो भी मसला। इसके लिए हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसा बैलेंस होना चाहिए होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का, कि हमारे लिए सबसे ज्यादा ऑप्टिमल हो। ईओक्यू से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे कि हमें कितना ऑर्डर करना है, ऑर्डर करना है तो कितना करना है कि वो सबसे ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद हो, जिसमें हमारी होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो। तो वो कैसे निकलेगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये वर्ड याद रखना है, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो नंबर ऑफ आइटम्स देती है, नंबर ऑफ, वो देती है कि कितना मंगवाना है, कितना ऑर्डर करना है, जिसमें आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी कम होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होती है। बात क्लियर है, ये ईओक्यू क्लियर है। आगे चलते हैं। अब मैं इन्वेंट्री को मैंने मंगवा लिया, इन्वेंट्री को मैंने वेयर हाउस में रखा, अब इन्वेंट्री को मुझे वैल्यू भी तो करना पड़ेगा। अब इन्वेंट्री को मैं वैल्यू कैसे करूंगा, वैल्यूएशन के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, फीफो, एफको, और एक होता है लीफो जो आपके सिलेबस में नहीं है, ये यूएस में फॉलो होता है। अच्छा पहले बता दे मुझे, पहले मुझे आप चैट बॉक्स में बता दे, इधर तक क्लियर है, ईओ क्यू तक सबको क्लियर है, ईओ क्यू तक, इकोनॉमी। चलो अब हमने इन्वेंट्री मंगवा लिया, हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से वो नंबर निकाल लिया, और उस नंबर को, उस फॉर एग्जांपल 500 का नंबर आया, तो हमने 500 माइक्रोचिप्स ऑर्डर कर ली। अब माइक्रोचिप्स मेरे पास आ गई, अब उसको इन्वेंट्री को वैल्यू भी तो करना होता है। उसको वैल्यू कैसे करो, फीफो मेथड से करो, एफको मेथड से करो। इसको देखते हैं, फर्क देखते हैं। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, ये एफको का मतलब क्या है, एवरेज वेटेड कॉस्ट, वेटेड एवरेज, सही है। अब जो माइक्रोचिप है इसकी प्राइस क्या होती है, फ्लक्चुएट करती है, टेक्नोलॉजिकल आइटम है। अब मैंने 2 स्टॉक मंगवाए, फॉर एग्जांपल मैंने इसको है ना 2 बार ऑर्डर किया है। मैंने एक बार इसको 500 का ऑर्डर किया, 500 क्वांटिटी ऑर्डर की एक बार, सही है, 500 की क्वांटिटी ऑर्डर की। फिर मैंने दूसरी बार भी 500 की क्वांटिटी ऑर्डर की है, लेकिन पहली बार मुझे पड़ा ये ₹100 का एक, लेकिन दूसरी बार जब मैंने ऑर्डर किया ना तो ये महंगा हो चुका था, तो मुझे कितने का पड़ा, ₹200 का। अब ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपसे पूछती है कि आपने फॉर एग्जांपल एक हेडफोन अभी बेच दिया, एक हेडफोन क्या किया, मैंने सेल कर दिया। अब इस हेडफोन के अंदर आपने क्या इस्तेमाल की होगी, एक माइक्रोचिप इस्तेमाल की होगी। अब जो हेडफोन के अंदर माइक्रोचिप इस्तेमाल की, क्या वो 200 वाली की, क्या वो 100 वाली की, इसका जवाब देता है आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं फीफो मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं, फीफो, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले इस्तेमाल होगा। इसका मतलब पहले ये वाला ऑर्डर आया था और इस ऑर्डर के अंदर मेरी माइक्रोचिप थी ₹100 की, मतलब ये फर्स्ट इन है तो पहले बाहर जाएगा। इस हेडफोन के अंदर जो मैंने माइक्रोचिप इस्तेमाल की वो ₹100 की थी, ये फीफो मेथड बोलता है। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये वाला ऑर्डर मंगवाया, पहले ये वाला इस्तेमाल करो। लेकिन दूसरा मेथड क्या था, एफको, एफको कुछ और बोलता है, एफको बोलता है वेटेड एवरेज करो, कॉस्ट को क्या करो, वेटेड एवरेज करो। 500 की क्वांटिटी थी ना,
500 इंटू 100 हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास आ गया, सही है, ये हमारे पास आ गया 50,000। क्लियर। फिर हमारे पास 500 की क्वांटिटी है और इधर हमारे पास क्या है, 200 के हिसाब से था, तो मैं 500 को जब 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। इसका मतलब ये 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, ये 50,000 की है। अगर इन दोनों को मैं प्लस कर लो तो टोटल मिला के कितने की इन्वेंट्री है, 150,000 की है। और टोटल यूनिट्स कितने मुझे बता दो, 500 यूनिट्स ऊपर, 500 यूनिट्स नीचे। वेटेड एवरेज बोलता है इसको प्लस करो, ये जो 1.5 लाख आया है ना, अब इसको डिवाइड कर लो, कैसे, 150,000 डिवाइड बाय 1000। ये 1000 आपका क्या है, टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स। और 150,000 क्या है, आपकी टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू। और जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 150 आ जाएगा। वेटेड एवरेज कर लिया। वेटेड एवरेज क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसको वेटेड एवरेज कर रहा हूं, दोनों ऑर्डर को मिला के देख रहा हूं, तो मुझे पर यूनिट पड़ रहा है 150 का। वेटेड एवरेज समझ आया। हमने क्या किया, पहला ऑर्डर ये था, इसकी हमने इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली, कैसे, क्वांटिटी इनटू पर यूनिट, 500 इंटू 100 क्या। फिर मेरा दूसरा ऑर्डर ये था, फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाली 500 इंटू 200, एक की 50,000 निकली, एक की 100,000 निकली, दोनों को प्लस किया तो टोटल मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू 150,000 निकली। फिर मैंने देखा इन्वेंट्री की वैल्यू तो आ गई, लेकिन इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने, 1000 यूनिट्स है, तो मैंने सिंपल इस इन्वेंट्री की वैल्यू को डिवाइड कर दिया यूनिट से और मेरे पास 150 आ गया। एफ को बोलता है वेटेड एवरेज। एफ को क्या बोलता है कि ये जो हेडफोन के अंदर आपने माइक्रोचिप डाली, जो हेडफोन आपने बेचा उसके अंदर माइक्रोचिप की कितनी वैल्यू थी, 150 की वैल्यू थी। डिफरेंस समझ आया। फीफो बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला आया पहले जाएगा। एफ को बोलता है दोनों आए थे ना, दोनों को वेटेड एवरेज करो और वो वाली कॉस्ट को इस्तेमाल करो। परफेक्ट हो गया। ये हमारा क्या था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब आगे चलते। अभी आपको बताया हमने आधा आधा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिस्कस कर लिया, हमने आधे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ब्रीफली देख लिया है। अब जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, और जब ये कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में होंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है। अब आगे चलते। वी आर अब हमें क्या करना है, फैक्ट्री मैंने बनाई है। अब फैक्ट्री के अंदर मुझे क्या चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है, मुझे क्या चाहिए होता है, वर्कर चाहिए होते हैं। अब हेडफोन्स मशीन तो नहीं बनाएगी, मशीन बहुत सारी चीजें करेगी, लेकिन जो लेबर मुझे चाहिए ना असेंबली के लिए चाहिए, क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल वायर डालने, सबको मिलाना है सारी चीजों को, तो वो ये लेबर क्या करेगी, उस हेडफोन्स को असेंबल करेगी। अब पहली बार ये लेबर हायर की मैंने, उसने पहला प्रोडक्ट, पहला हेडफोन बनाने लगे, पहले हेडफोन में उन्होंने 10 घंटे लगा दिए। पहले हेडफोन में लेबर ने कितने लगा दिए, 10 घंटे लगा दिए एक हेडफोन को असेंबल करने के लिए। अब मैं सोच रहा हूं कि 10 घंटे की कॉस्ट कितनी होगी, उस कॉस्ट को मैं अपनी प्राइस में इंकॉर्पोरेट करूं। अगर मैंने इस 10 घंटे की कॉस्ट को अपनी प्राइस में इंकॉर्पोरेट किए ना, तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है, मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर लिया अगर मैंने इस 10 घंटे की कॉस्ट को अपने प्राइस में इंकॉर्पोरेट कर लिया। क्योंकि ह्यूमंस लर्निंग कर्व का इफेक्ट मैंने इंकॉर्पोरेट ही नहीं किया। अभी तो लेबर ने पहली बार काम किया ना, लेबर जब काम करते जाएगी, बार बार हेडफोन को असेंबल करते जाएगी, प्रोडक्शन मेरी बढ़ते जाएगी, तो ऐसा दिन आएगा कि लेबर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो पहला प्रोडक्ट इनको 10 घंटे लग रहे थे, मेरे हिसाब से 25th प्रोडक्ट तक ये जब पहुंचेंगे ना, 25वां जब हेडफोन असेंबल करेंगे ना, तो इनको सिर्फ 1 घंटा लगेगा। लेकिन अगर मैंने पहले दिन ही 10 घंटे को इंकॉर्पोरेट कर लिया था ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज 1 घंटे का मैं दे रहा हूं और 10 घंटे के कितने बनते, 1000 रुपए, अगर मैंने ये 1000 रुपीज की कॉस्ट अपनी प्राइस में इंकॉर्पोरेट कर ली थी, तो मैंने बहुत गलती कर ली। मैंने गलती क्या कर दी, मैंने अपने हेडफोन्स की प्राइसिंग ओवर प्राइसिंग कर दी। 2000 के हेडफोन को मैंने 3000 का चार्ज कर लिया। जब मैंने 3000 का चार्ज किया, तो वो बंदा कहां जाएगा, कॉम्पिटिटर के पास जाएगा। इसका मतलब मैंने अपने कॉम्पिटिटर को बाजी दे दी, मैं अपने कॉम्पिटिटर से हार गया। मुझे करना क्या चाहिए था, मुझे देखना था लर्निंग कर्व का इफेक्ट कैसा है, लर्निंग कर्व के इफेक्ट को मेजर करना था। मुझे पता चला 25वीं बार ये जब असेंबल करेगा तो सिर्फ 1 घंटा लेगा। इसका मतलब 1000 की जगह मेरी कॉस्ट क्या होगी, सिर्फ 100 रुपीज होगी। और ये अगर मैं 100 रुपीज डालता तो मेरा हेडफोन बनता 2100 का, मेरी सेलिंग प्राइस होती 2100, और फिर बहुत सारी सेल्स आती। एक छोटी सी गलती ने क्या कर दिया, मामला खराब कर दिया। इसका मतलब ये क्या है, लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप देखेंगे लर्निंग कर्व को किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है प्रोडक्ट की प्राइसिंग के अंदर। आगे चलते हैं। यहां तक सबको क्लियर है एवरीवन? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में बताएं।
परफेक्ट। अब 1.5 मिलियन रुपीस का एक फैक्ट्री बिल आया, मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, उसका रेंट हो गया या उसकी मशीन की कॉस्ट हो गई, क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टोटल जो बिल बना ना फैक्ट्री का वो कितना बना? 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन क्या होगा? 15 लाख का बिल बना। और जिसको रीड करे, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ये हमारी क्या हो गई? 1.5 मिलियन का हमारा बिल आ गया फैक्ट्री का, सही है। अब हम लोग दो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो आइटम्स बना रहे हैं। मैंने आपको बताया हम लोग हेडफोन्स के साथ हमने क्या स्टार्ट कर लिया है? हमने स्पीकर बनाना भी स्टार्ट कर लिए। हमारे हेडफोन्स कौन से? वायरलेस हेडफोन्स है। हेडफोन्स हम लोग ज्यादा बनाते हैं क्योंकि ये ज्यादा बिकते हैं, इसकी डिमांड क्या है? ज्यादा है। इसकी डिमांड ज्यादा है तो मेरी इसकी प्रोडक्शन का वॉल्यूम भी क्या है? ज्यादा है। लेकिन हेडफोन्स को मैं जब बनाता हूं ना, उसकी असेंबली सिंपल होती है, उसकी टेस्टिंग सिंपल है। को मैं कम बना रहा हूं क्योंकि मेरी सेल्स कम है, डिमांड कम है, मेरा वॉल्यूम तो कम है। लेकिन जब मैं स्पीकर को बनाता हूं ना, तो इसमें कैलिब्रेशन बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स कैलिब्रेशन है, कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग भी इसकी कॉम्प्लेक्स है, हैवी टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, मल्टीपल टाइम मुझे मशीन को सेट करना पड़ रहा है। इसका मतलब मैं ये स्पीकर कम बना रहा हूं, लेकिन इसके प्रोसेसेस क्या है? मुश्किल है, इसकी एक्टिविटीज क्या मुश्किल है। लेकिन मैं हेडफोन ज्यादा बना रहा हूं, लेकिन इसकी असेंबली टेस्टिंग इसको बनाना आसान है। अब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या बोलता है? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलता है ये जो 1.5 मिलियन का बिल आया ना, 1.5 मिलियन के बिल को दोनों में डिवाइड कर लो। इसका मतलब मैं 1.5 मिलियन के बिल को इधर फेंक दूंगा वॉल्यूम के हिसाब से और इधर फेंक दूंगा। अब अगर मैं दो प्रोडक्ट के हिसाब से देखो, सिंपल मैं इसको आधा करके 50, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलता है इसको 50% डिवाइड कर लो। फॉर एग्जांपल मैं दो प्रोडक्ट्स बना रहा हूं ना, मैंने 7.5 लाख इधर डाल दिए कॉस्ट के, बिल के, और 7.5 लाख इधर डाल दिए। लेकिन मॉडर्न कॉस्टिंग मॉडर्न कॉस्टिंग में हमारे पास एक आ जाता है एबीसी। एबीसी का मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। वो बोल रहा है गलत तरीके से कॉस्टिंग कर रहे हो। आप कॉस्टिंग प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं कर सकते, आप मशीन आवर्स के हिसाब से नहीं कर सकते, आप लेबर आवर्स के हिसाब से नहीं करते, बल्कि आप आइडेंटिफाई करो आपके फैक्ट्री में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है, कौन से ऐसे कॉस्ट ड्राइवर्स है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। आपकी कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? आप जितना ज्यादा इंस्पेक्शन करवा रहे हो तो आपकी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बढ़ रही है, आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेटअप कर रहे हो तो आपकी मशीन सेटअप कॉस्ट बढ़ रही है। तो वो बोल रहा है, एबीसी कॉस्टिंग बोलता है यार पहले आइडेंटिफाई तो करो आपकी फैक्ट्री में क्या चीजें, क्या प्रोसेस है, क्या एक्टिविटीज है, क्या ड्राइवर्स है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट आती है। फिर एबीसी बोलता है उस हिसाब से कॉस्टिंग करो। फॉर एग्जांपल इधर नंबर ऑफ टेस्टिंग क्या थी? ज्यादा थी। इधर नंबर ऑफ मशीन सेटअप ज्यादा थे। इधर नंबर ऑफ टेस्टिंग बिल्कुल कम थी। इधर नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स कम थे। तो एबीसी कॉस्टिंग बोलता है जो 1.5 मिलियन का बिल है ना, वो ज्यादा तक इधर जाएगा, इधर ज्यादा तक एलोकेट होगा, इधर कम एलोकेट होगा, क्योंकि इधर जो कॉस्ट ड्राइवर्स थे या जो एक्टिविटीज थी जो हमने आइडेंटिफाई की थी, दो एक्टिविटीज, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ सेटअप, जिनकी वजह से मेरी कॉस्ट अराइज होती थी, वो इधर अप्लाई नहीं कर रही थी, क्योंकि ये स्पीकर बनाने में ज्यादा कॉस्ट वाली एक्टिविटी सप्लाई हो रही थी। तो इसका मतलब एबीसी बोल रहा है 1.5 मिलियन को ज्यादा इधर एलोकेट करो ना कि इधर। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या बोल रहा था? इसको इक्वली डिवाइड कर लो, या मशीन आर्ट्स के हिसाब से देख लो, या लेबर आर्ट्स के हिसाब से देख लो। लेकिन एबीसी कॉस्टिंग क्या है? मॉडर्न मेथड है। वो बोलता है पहले आइडेंटिफाई करो एक्टिविटीज को, जिन एक्टिविटीज की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ती है। मैंने जब कॉस्ट की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया तो मुझे पता चला दो ऐसी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ती है। एक नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, एक नंबर ऑफ मशीन सेटअप। मतलब मैं ज्यादा इंस्पेक्शन करूंगा मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मैं ज्यादा मशीन को सेटअप करूंगा तो मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और फिर मैंने असेस किया यार मेरे स्पीकर में ज्यादा टेस्टिंग होती है, ज्यादा इंस्पेक्शन होती है, ज्यादा सेटअप्स होते हैं, तो मैं ज्यादा कॉस्ट इधर एलोकेट करूंगा। तो ये आपको समझ आ रहा है? एबीसी कॉस्टिंग एक ऑल्टरनेटिव है, एक रिप्लेसमेंट है ये पुरानी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का। क्लियर है इधर तक? इधर तक सबको क्लियर है? परफेक्ट, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आता है कॉस्ट फ्लो। फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन। मैं अगर मेरा प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होगा, अगर मुझे एक हेडफोन बनाना है, सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा? रॉ मटेरियल आएगा, सही है।
रॉ मटेरियल के बाद क्या होगा, उस रॉ मटेरियल को मैं इधर डालूंगा असेंबली लाइन में। अगर इधर से मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, मैंने इधर डाला, उसमें कुछ और चीजें लगेगी, कुछ ह्यूमन की एफर्ट लगेगी। इसका मतलब जब इसको मैं ये बीच में इधर आएगा तो ये क्या होगा, वर्क इन प्रोसेस होगा। वर्क इन प्रोसेस का मतलब इसमें अभी काम जारी है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फिनिश गुड की तरफ ले जा रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत मटेरियल लग चुका है, थोड़ी बहुत ह्यूमन की एफर्ट लग चुकी है, तो ये क्या है, वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस के बाद जब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूंगा, एंड में पूरा हेडफोन निकलेगा मेरे पास, पूरा हेडफोन निकलेगा। वो हेडफोन क्या है, फिनिश गुड है। अब स्टार्ट के अंदर जब मैं रॉ मटेरियल डाल रहा हूं या बीच में मैंने कोई मटेरियल अगर ऐड किया, तो उन सबको मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। मुझे देखना है मैंने स्टार्ट में कितना रुपए का प्लास्टिक डाला, कितने रुपए के वायर्स डाले, कितने रुपए की टेस्टिंग की, कितने रुपए के लेबर चार्ज डाले, कितने लेबर चार्ज डाले, मुझे सब रिकॉर्ड करना है। मैं सब रिकॉर्ड करूंगा तो ही तो मैं डिटरमाइन करूंगा मेरे एक हेडफोन की मुझे एवरेज में कितनी कॉस्ट पड़ती है। तो ये कॉस्ट फ्लो क्या बोलता है, एक लेजर मेंटेन करो फैक्ट्री के अंदर, एक लेजर मेंटेन करो। वो लेजर आपको क्या बताएगा कि आप रॉ मटेरियल के अंदर क्या चीजें ऐड कर रहे हो, कितने का रॉ मटेरियल ऐड कर रहे हो, फिर कितने लेबर आर्ट्स को आप यूज कर रहे हो और कितने के वो लेबर आर्ट है, फिर एंड में जो फिनिश गुड निकल रहा है इसकी अल्टीमेटली कॉस्ट कितनी है। ये मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं लेजर को मेंटेन करूंगा। तो जब हम लोग कॉस्ट फ्लो का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक जा रहे होगे और देख रहे होगे कॉस्ट किस तरह ऐड हो रही है, लेबर की कॉस्ट किस तरह ऐड हो रही है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, सारी चीजें हम लोग देख रहे होगे। तो ये आपके क्या है, कॉस्ट फ्लो का टॉपिक, द फैक्ट्री पाइपलाइन, लेजर्स। क्या आप हर चीज को, हर प्लास्टिक वायर मैग्नेट जो भी हेडफोन के अंदर डाल लो, उसको आपको ट्रैक करना है, कितना डाल लो, कितना वेस्ट हो रहा है। फ्लो आपका क्या होता है, रॉ मटेरियल से आपकी असेंबली लाइन स्टार्ट होती है, वर्क इन प्रोसेस तक जाती है, फिर आपका अल्टीमेटली फिनिश गुड आता है। फिर ये जो फिनिश गुड की कॉस्ट निकलती है ना, फिर ये आपकी, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के पेपर में इनकम स्टेटमेंट पढ़ी होगी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही होती है, उस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जा रहा होता है ये आपका फिगर। चले आगे चलते, यहां तक सबको क्लियर है, आगे चलते। ये कोई एक महंगा स्टूडियो है, ये कोई स्टूडियो है। अब स्टूडियो वालों ने बोला आपका ये नॉर्मल सा स्पीकर हमें नहीं चाहिए, हमें एक कस्टमाइज स्पीकर चाहिए, एक ऐसा स्पीकर चाहिए जिसको आप कस्टमाइज कर दे, हमें गोल्ड प्लेटेड स्पीकर चाहिए, उसके उसकी बॉडी में क्या होना चाहिए, गोल्ड लगा हुआ होना चाहिए, एक कस्टमाइज स्पीकर चाहिए। अब मुझे बताए, मेरी जो नॉर्मल स्पीकर निकल रहे वो तो नॉर्मल स्पीकर है, क्या मैं उसकी कॉस्ट में इनको ये वाला स्पीकर दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, क्योंकि ये गोल्ड प्लेटेड स्पीकर है, इसमें मेहनत ज्यादा है, इसमें काम ज्यादा है, इसमें मटेरियल ज्यादा लग रहा है। तो मुझे इस ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक शीट मेंटेन करनी पड़ेगी, मुझे एक जॉब शीट मेंटेन करनी पड़ेगी। उस जॉब शीट में मैं क्या करूंगा, इस ऑर्डर का हिसाब किताब लगूंगा, इस ऑर्डर के अंदर मैंने कितना माल इस्तेमाल किया, इस ऑर्डर के अंदर मैंने कितनी लेबर आवर इस्तेमाल की, इस ऑर्डर के अंदर मैंने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की, मुझे सब मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि एंड में मैं इनको एक प्राइस कोट कर सकूं। अब ये फॉर एग्जाम्पल कस्टम प्रोडक्ट था, इस वजह से मुझे जॉब शीट मेंटेन करनी पड़ी। हर कस्टम ऑर्डर, हर ऐसा बिजनेस जो कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, उसको क्या करना पड़ता है, जॉब कॉस्टिंग करनी पड़ती है। जॉब कॉस्टिंग में क्या होती है, हर ऑर्डर का आप अलग शीट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 1 की अलग शीट, ऑर्डर 2 की अलग शीट, ऑर्डर 3 की अलग शीट, क्योंकि हर ऑर्डर एक यूनिक ऑर्डर है, हर ऑर्डर एक दूसरे ऑर्डर से मुख्तलिफ है, तो हर ऑर्डर की प्राइसिंग अलग होती है, तो हर ऑर्डर की कॉस्टिंग को मेंटेन करना पड़ता है आपको। ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया, ये हमारे पास सी आ गया। जॉब कॉस्टिंग क्या करता है कि आपका बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आप मैन मेड, आप एंड मेड जूते बनाते हो, आप एंड मेड लेदर शूज बनाते हो। अब किसी ने बोला कि मुझे इस डिजाइन का चाहिए, किसी और ने बोला मुझे इस डिजाइन का चाहिए, एक्स वाई जेड डिजाइन। तो इसका मतलब सबके लिए आपको अलग मेहनत करनी पड़ेगी, सब में अलग मटेरियल इस्तेमाल होगा, तो फिर उस ऑर्डर के हिसाब से प्राइसिंग सेट करनी होती है। इस चीज का नाम है जॉब कॉस्टिंग। आगे चलते, जॉब कॉस्टिंग तो किसके लिए इस्तेमाल होती थी, जहां आपका हर ऑर्डर यूनिक होता था। लेकिन मेरे बिजनेस के अंदर हर हेडफोन सेम है, मैं ये वाला हेडफोन बनाऊं, मैं जिसको भी बेचो, मैं जितने भी हेडफोन्स बनाऊं, मेरे सारे हेडफोन सेम है, मेरे सब हेडफोन सेम बन रहे। तो मैं हर हेडफोन के लिए मैं जॉब शीट नहीं क्रिएट करूंगा। जॉब शीट तो मैं जब क्रिएट करता था ना, जब मेरा हर ऑर्डर, हर प्रोडक्ट डिफरेंट होता था। लेकिन जब मेरा हर हेडफोन सेम है, हर मेरा प्रोडक्ट सेम है, तो उसके लिए मैं जॉब शीट या जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा प्रोसेस कॉस्टिंग।
प्रोसेस कॉस्टिंग बोलता है जब आपके सारे हेडफोन्स जो बना रहे हो वो सेम बना रहे हो तो उसकी कॉस्ट किस तरह निकालनी है, इंडिविजुअली ट्रैक नहीं करना। ऐसा नहीं है मैं 10 बंदों को लगा दो, तुम इसकी कॉस्ट को देखना, तुम इसकी कॉस्ट को देखना, तुम इसकी कॉस्ट को देखना, इस तरह नहीं होगा। आप पूरा प्रोसेस रन करेंगे फैक्ट्री के अंदर, जो भी प्रोसेस रन हुआ उस प्रोसेस की जो भी कॉस्ट आएगी वो मैं अपने टोटल हेडफोन से डिवाइड कर लूंगा। जो भी मेरी कॉस्ट आई ना, फॉर एग्जाम्पल 50,000 की कॉस्ट आई है फैक्ट्री की मेरी, और मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 हेडफोन्स इससे बना लिए, तो इसको मैं सिंपली डिवाइड कर लूंगा, ये हटा, इसका मतलब ये 500 की कॉस्ट आ गई। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की तरह मैं हर हेडफोन के लिए एक जॉब शीट नहीं बनाऊंगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में मैं सिंपल क्या करूंगा, पूरा प्रोसेस की कॉस्ट लूंगा और उसको डायरेक्टली एलोकेट कर लूंगा अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से। ये होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, किसी का सवाल है क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पहले FR1 स्टडी करना जरूरी है? अगर आपने रिपोर्टिंग पढ़ा है तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा तो भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इट्स बेटर अगर आपने ग्रुप ए देखे आप आ रहे हो। चले आगे चलते हैं। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक लॉस का कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यार मुझे ये हेडफोन्स में ना प्लास्टिक इस्तेमाल करना पड़ता है, ये स्पीकर्स में मुझे क्या करना पड़ता है, प्लास्टिक इस्तेमाल करना होता है। अब मेरी फैक्ट्री में एक प्रोसेस है कि प्लास्टिक को मुझे थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ता है। ये बॉयलर से, क्या है ये बॉयलर्स, जब मैं प्लास्टिक को इस बॉयलर में डालूंगा फिर एक ऐसा प्लास्टिक निकलेगा जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अब मैंने 50,000 kg ऑफ प्लास्टिक इसके अंदर डाल दिया। जब मैंने इस बॉयलर के अंदर 50,000 kg प्लास्टिक डाल दिया, मेरे पास जो प्लास्टिक निकला ना 48,000 kg निकला। अब ये 2,000 kg कहां गया? ये 2,000 kg प्लास्टिक का लॉस हो गया इस प्रोसेस के अंदर। अब क्या ये लॉस, ये जो 2,000 kg का लॉस हुआ है, क्या ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? आप जब प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ोगे ना, जब हम लोग आगे देखेंगे तो आप बार बार सुन रहे हो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, तो इसको आज ही क्लियर कर लेते हैं। क्या ये जो 2,000 kg प्लास्टिक का लॉस हो रहा है, क्या ये नॉर्मल लॉस है, क्या ये एबनॉर्मल लॉस है? अगर आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि आपके प्रोडक्ट जो आपको डिजायर्ड प्लास्टिक चाहिए उसके बनने में ये लॉस होना ही था, आपने एक्सपेक्टेशन सेट की हुई थी कि ये 2,000 का लॉस होगा तो ही मुझे जो रिक्वायर्ड प्लास्टिक है बनेगा, तो ये नॉर्मल लॉस है। लेकिन अगर किसी ने गलती की, कोई लेबर था कि उसने अपनी गलती की वजह से ये लॉस करवा दिया, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो एक्सपेक्टेड लॉस था, जो रिक्वायर्ड लॉस था, जो आपको पता था कि आप 50,000 डालोगे और 48,000 ही निकलेगा, ये वो लॉस है नॉर्मल लॉस जो आपने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन एबनॉर्मल क्या है? एबनॉर्मल लॉस वो है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कोई लेबर था, वो कोई चर्च वर्स लेके आ गया था, उसने पी ली थी और उसने अपनी गलती की वजह से ये लॉस करवा दिया, तो ये 2,000 का लॉस कहां चलेगा? एबनॉर्मल लॉस में चले जाएगा। ये प्रोसेस कॉस्टिंग तो देयर एंड होता है, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग से लिंक्ड एक चीज है, जॉइंट कॉस्टिंग। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, इस बॉयलर के अंदर आ जाओ। इस बॉयलर से मैं क्या करता था, अपने प्लास्टिक को अच्छा करता था ताकि मैं उस प्लास्टिक को इस्तेमाल कर सकूं। अब ये प्लास्टिक जो निकलेगा ना बॉयलर से, 48,000 kg जो निकलेगा प्लास्टिक, यही प्लास्टिक मेरा हेडफोन के अंदर भी इस्तेमाल होगा, यही प्लास्टिक मेरा स्पीकर्स के अंदर इस्तेमाल होगा। अब ये जो प्रोसेस की टोटल कॉस्ट आई होगी, जो प्रोसेस मुझे पड़ा होगा, अब प्रोसेस की टोटल कॉस्ट को मैं किस तरह एलोकेट करूं, मैं कितनी कॉस्ट स्पीकर को दे दो, मैं कितनी कॉस्ट हेडफोन्स पर एलोकेट कर लो, क्योंकि ये सेम प्रोसेस है जो मेरे दो प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे जॉइंट कॉस्टिंग करनी होगी। जॉइंट कॉस्टिंग बताता है कि ये जो पूरा प्रोसेस अप्लाई किया जिससे आप प्लास्टिक निकाल लो, और ये प्लास्टिक आपके हेडफोन में भी इस्तेमाल हो रहा है, स्पीकर में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो जॉइंट कॉस्टिंग बताता है कि इस प्रोसेस की जो टोटल कॉस्ट होगी, कितनी कॉस्ट हेडफोन्स पर एलोकेट करनी है, कितनी कॉस्ट आपको स्पीकर्स में एलोकेट करनी है, ये होती है आपकी क्या? जॉइंट कॉस्टिंग। यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब अभी हम लोग कहा थे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में बैठे हुए थे बोर्ड रूम में। बोर्ड रूम में बैठ के हम लोग क्या ले रहे थे? डिसीजन। अभी हम लोग ये जो कॉस्टिंग वॉस्टिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग फैक्ट्री के अंदर आ गए। अब फैक्ट्री से निकलते चले, फैक्ट्री से निकलने से पहले फैक्ट्री की एक आखिरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हमें क्या प्रोड्यूस करना है, फैक्ट्री वालों को क्या प्रोड्यूस करना पड़ता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होता है? फैक्ट्री की सारी कॉस्ट को है ना, जैसे आपके बिजनेस की क्या बनती है? इनकम स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट बनती है, स्टेटमेंट बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, वैसे ही
फैक्ट्री वालों को, जो आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में स्टेटमेंट्स बनाते थे, वो क्या थी? एक्सटर्नल स्टेटमेंट्स थी, जो आपको पब्लिश करनी पड़ती थी, जो शेयर होल्डर्स के लिए थे, जो स्टेक होल्डर्स के लिए थी। लेकिन इधर हमारे सब्जेक्ट के अंदर भी एक स्टेटमेंट बनती है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये क्या है? फैक्ट्री की स्टेटमेंट है। ये फैक्ट्री की स्टेटमेंट मैं कहीं जाके पब्लिश नहीं करूंगा, मैं शेयर होल्डर्स को नहीं दूंगा, मैं स्टेक होल्डर्स को नहीं दूंगा। ये मेरे अपने बिजनेस के लिए होती है ताकि मैं इसकी बेसिस में डिसीजन ले पाऊं। ये हमारी क्या है? फैक्ट्री की स्टेटमेंट। इस फैक्ट्री की स्टेटमेंट के अंदर क्या आ रहा होता है? फैक्ट्री की सारी कॉस्ट को मैं टोटल कर रहा होता हूं। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट लेबर कितनी थी, फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट लेबर कितनी लगी, फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी, फैक्ट्री के अंदर बिल कितना है, फैक्ट्री का रेंट क्या था। फैक्ट्री की तमाम कॉस्ट को एक जगह एक पेपर में लाने के लिए हम क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहां तक क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सिंपली फैक्ट्री की स्टेटमेंट है कि फैक्ट्री किस तरह पोजीशन कर रही है, फैक्ट्री की क्या पोजीशन है, फैक्ट्री कितना खर्चा कर रहा है, लेबर में कितना खर्चा कर रहा है, मशीन में कितना खर्चा किया है, टोटल मटेरियल में कितना खर्चा किया है, बिल, रेंट, सारी चीजें फैक्ट्री रिलेटेड है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आती है। अब हम लोग आ गए, हमने बोर्ड रूम देख लिया, हमने फैक्ट्री देख ली, अब हम लोग आ गए ऑफिस के अंदर। अब हम लोग कहाँ आ गए? वापस ऑफिस के अंदर आ गए। अब ऑफिस के अंदर हमारे पास एक मैनेजर बैठा होता। सीईओ ने मैनेजर को बोला, सीईओ ने क्या बोला? सीईओ ने बोला मैनेजर को, मुझे बताओ इनकम स्टेटमेंट दे दो। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट आपने रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में पढ़ा है, वो बताती है आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है। सीईओ ने मैनेजर से क्या मांग ली? इनकम स्टेटमेंट। अब मैनेजर सोच रहा है, क्या मैं इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से बनाऊं, क्या मैं इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से बनाऊं? अब अगर चैट बॉक्स में बताए, क्या आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से लेके? एब्जॉर्प्शन और मार्जिन में क्या फर्क है? किसी को बताए तो चैट बॉक्स में बताए। चले मैं ही बता दो। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है? अगर आप मार्जिनल देखो ना, मार्जिनल का एक मतलब क्या होता है? अगर आप नॉर्मली जनरली इस वर्ड का मतलब देखो ना, मतलब वन एक्स्ट्रा यूनिट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वन एक्स्ट्रा यूनिट। मार्जिनल कॉस्टिंग ना बेसिकली हमने अभी पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से। हमने क्या पढ़ा था? हमने वेरिएबल कॉस्ट को पढ़ा ना। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? वो वाली कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करती है। मैं जितना प्रोड्यूस करूंगा उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी। तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या हिसाब है? वेरिएबल कॉस्ट वाला, कि वन एक्स्ट्रा यूनिट, वो फिक्स कॉस्ट को नहीं देखती। मार्जिनल कॉस्ट में अगर मैंने ये हेडफोन्स को वैल्यू करना है ना, ये हेडफोन्स मेरी क्या है? इन्वेंट्री है। अब अगर मैंने इस इन्वेंट्री को वैल्यू करना है ना, मैं इसके अंदर सिर्फ इसकी वेरिएबल कॉस्ट को वैल्यू करूंगा। इसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? इसका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? ये प्लास्टिक, ये स्टील, इसके अंदर जो वायरिंग है वो डायरेक्ट मटेरियल हो गई। फिर ये हेडफोन्स को किसी लेबर ने असेंबल किया होगा, तो इसकी क्या आ गई? डायरेक्ट लेबर आ गई। ये क्या आ गई? डायरेक्ट लेबर आ गई। तो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग में जब इस इन्वेंट्री को वैल्यू करूंगा तो सिर्फ मैं वेरिएबल कॉस्ट लूंगा। मैं सिर्फ क्या लूंगा? वेरिएबल कॉस्ट। मैं रेंट को इग्नोर कर दूंगा। मैं रेंट को इग्नोर कर दूंगा, सही है। मैं इनडायरेक्ट लेबर को क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा। मैं सारी फिक्स कॉस्ट को क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा। अब इसका मतलब समझ आ रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब वन एक्स्ट्रा यूनिट। आपको रेंट तो देना है आप जितना भी प्रोड्यूस करें, आपको इनडायरेक्ट लेबर को तो पे करना है आप जितने भी हेडफोन प्रोड्यूस करें, आपको फिक्स कॉस्ट तो बेयर करनी है आप जितना भी प्रोड्यूस करें। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है सिर्फ वन एक्स्ट्रा यूनिट की कॉस्ट लो। वन एक्स्ट्रा यूनिट मतलब अगर मैं 100 हेडफोन बना रहा हूं, अगर मैं 101 हेडफोन तक जाना चाह रहा हूं, अगर मैं 100 हेडफोन बना रहा हूं, मुझे एक और हेडफोन बनाना है, तो मेरी क्या कॉस्ट आएगी? मेरी जो कॉस्ट आएगी ना, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो मुझे बेयर करनी है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करता है कि आपको अपनी इन्वेंट्री वैल्यू करनी है वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से, जो हेडफोन से डायरेक्टली लिंक्ड है। डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ये सब आपको इसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में डालना है। लेकिन आपको कोई फिक्स कॉस्ट, कोई रेंट, कोई इनडायरेक्ट लेबर इसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं डालना।
एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, वर्ड से समझ आ रहे हैं, एब्जॉर्ब करो, एब्जॉर्ब करो, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो आप डाल लो, आप इसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में वेरिएबल कॉस्ट तो डाल लो, लेकिन साथ में जो फिक्स कॉस्ट है ना, जो रेंट का खर्चा है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स का खर्चा है, जो इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा है, कोई भी फिक्स कॉस्ट है, उस फिक्स कॉस्ट को भी इसके अंदर शामिल करो, उस फिक्स कॉस्ट को भी क्या करना है, इसकी कॉस्ट के अंदर शामिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल 1 लाख की फिक्स कॉस्ट थी, और मेरे पास टोटल जो हेडफोन्स बने थे वो कितने थे, 1000 बने थे। अगर मैं पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकाल दो तो मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, 1 लाख डिवाइड बाय 1000 क्या मेरे पास, तो मेरे पास अगर मैं देखो तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 100 रुपीज पर यूनिट आ गई। तो ये बोल रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्या बोलता है, इस 100 रुपीज को भी क्या करो, इस इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल करो, मतलब वेरिएबल कॉस्ट के साथ प्लस करो। ये जो 100 रुपीज आए, अब ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है कि वेरिएबल कॉस्ट के साथ आपको फिक्स कॉस्ट को भी इनकॉर्पोरेट करना है इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है कि आपको फिक्स कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं करना और इसकी वैल्यू के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये क्या होती है, फिक्स कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट होती है, इसको आगे देखेंगे हम लोग। अब आप जब मार्जिनल कॉस्टिंग चूज करें या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चूज करें तो आपकी स्टेटमेंट्स में बहुत फर्क आ जाता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री की वैल्यू की, अगर आप इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं तो कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आपने देखा हम लोग एंड में क्या कर रहे होते, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करवा रहे होते। वहीं अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी बात करें तो हम लोग उधर भी इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्लूड कर रहे होते। अब अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग करता हूं इस्तेमाल तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू कुछ और बनेगी, मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करता हूं तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू कुछ और बनेगी। इसका मतलब अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग करता हूं इस्तेमाल तो मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अलग बनेगी। वहीं मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करता हूं तो भी मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनेगी। तो ये आपको डिसाइड करना होता है आप मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे हमारे सब्जेक्ट के अंदर। फिर इन दोनों को रिकंसाइल भी करना होता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। यहां तक कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल कॉस्ट के साथ आप फिक्स कॉस्ट को भी इंक्लूड कर रहे हो। तो यहां तक क्लियर है सबको। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल कॉस्ट के साथ आप फिक्स कॉस्ट को भी इंक्लूड कर रहे हो। तो यहां तक क्लियर है सबको, ऑल क्लियर। आगे चलते, परफेक्ट। अब थोड़ा सा आपको ना दिमाग लगाना है, थोड़ी सी चीज है, हम लोग देखते हैं। अब मैंने ये हेडफोन्स किए ना, मैंने बजट किया, मैंने हेडफोन्स बनाने से पहले सोचा, मैं पूरा एक पेपर में वर्क किया, पेपर वर्क किया मैंने। पेपर वर्क में जब मैंने कॉस्ट वॉस्ट सबको देखा तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने बजट किया था कि मुझे एक हेडफोन की जो कॉस्ट आएगी ना वो 3500 की आएगी। मुझे कितने की कॉस्ट आएगी, 3500 की आएगी। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में इस हेडफोन्स को बनाया, जो मेरी कॉस्ट आई वो कितने की आई, 4200 की आई। मतलब मैंने जो बजट किया था वो 3500 था, लेकिन एक्चुअल आया 4200 का। तो इसका मतलब इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है 700 का। कितने का डिफरेंस है, 700 का। इसका मतलब 700 ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है मुझे, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस चीज को वैसे क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं वेरिएंस। इस चीज को क्या बोलते हैं, वेरिएंस। कि मेरी बजटेड और एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, वो क्या होता है, वेरिएंस। अब इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर हमें वेरिएंस एनालिसिस करनी है, लेकिन ये सिंपल, ये तो हमने टोटल में वेरिएंस एनालाइज कर लिया ना। आप देखिए, अब 700 का डिफरेंस है ना। अब मैं सबसे पहले चले गया प्रोक्योरमेंट मैनेजर के पास। मैंने प्रोक्योरमेंट मैनेजर को बोला, जो आपने मटेरियल ला के दिया है, क्या वो महंगा ला के दिया है, क्योंकि मेरा, मैं जब मैं देख रहा हूँ उसको ओवरऑल, मेरे बजट से 700 ऊपर चले गई है ना कॉस्ट। तो प्रोक्योरमेंट मैनेजर ने बोला, यार नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तो आपको मटेरियल जो आपने बजट किया था ना उससे भी सस्ता ला के दिया है। अब इसका मतलब मटेरियल इससे सस्ता ला के दिया है, लेकिन जो मटेरियल ला के दिया है ना वो गंदी क्वालिटी का था, वो चीप क्वालिटी का मटेरियल था। ये मुझे अभी पता नहीं चला, ये अभी मुझे पता नहीं चला, अभी मुझे पता चला है कि ये मटेरियल सस्ता लेके आया है। ये बहुत खुश बैठा हुआ है, बोल रहा है मुझे प्रमोशन दे दो क्योंकि मैं सस्ता मटेरियल लेके आया हूं। मैं तो आपको पॉजिटिव वेरिएंस दे रहा हूं, मैं तो बजट से भी नीचे चल रहा हूं ताकि आपकी कंपनी का फायदा हो। मैंने कहा सही है। मैं चली गया लेबर के पास। मैंने कहा, लेबर तुम लोगों ने क्या किया है, यार मटेरियल भी सस्ता आ गया लेकिन तुम लोगों के चक्कर में
मेरा जो बजट से जो बजट मेरा 3,500 का था वो 4,200 पे चली गया। अब लेबर मुझे बता रहे जी सर हमारी एफिशिएंसी कम थी, हमें ज्यादा घंटे लगे। लेकिन वो ज्यादा घंटे क्यों लगे? क्योंकि जो आपने मटेरियल हमें दिया था ना, वो मटेरियल गंदा था, वो मटेरियल चीप था, वो मटेरियल क्या था? गंदा था। मैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर के पास वापस आ गया, मैंने कहा ये क्या है? पहले मैंने उसको एक दो लगाए तो ये हो गया, नाराज हो गया, दुखी हो गया। फिर इसने मुझे समझाया वो मटेरियल में जो पॉजिटिव वेरिएंस लाया था ना, जो मटेरियल ये सस्ता लेके आया था ना, वो क्या था? चीप क्वालिटी का था। अब इस चीप क्वालिटी की वजह से मेरी जो लेबर की एफिशिएंसी थी वो कम हो गई। अब आप देख रहे हैं, ये तो हमने दो चीजें देखी। जब हम लोग वेरिएंस एनालिसिस या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? वेरिएंस एनालिसिस का नाम। जब हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे हम लोग बहुत सारी वेरिएंसेस देखेंगे, हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि कहाँ मसला आ रहा है, क्या मटेरियल की प्राइस में मसला है या क्या लेबर की कॉस्ट में मसला है, लेबर की एफिशिएंसी में मसला है। बहुत सारी वेरिएंसेस होती है वो हम लोग देखेंगे। इधर हमने जनरली क्या देखा? हमने टोटल वेरिएंस, मुझे बस आपको आइडिया देना था वेरिएंस क्या चीज होती है। वेरिएंस क्या वो चीज होती है जो हमने एक्सपेक्ट की होती है और जो एक्चुअल होती है, इसका डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है? वेरिएंस होती है। इधर हमारी कितने की वेरिएंस आ रही थी? 700 की नेगेटिव वेरिएंस आ रही थी, क्योंकि 700 ज्यादा लग गए। बात समझ आ रही है? ये हमारा वेरिएंसेस का टॉपिक था। या हमने पूरा सिलेबस देख लिया है और दिस इज व्हाट आई कैप एग्जामिनर वांट्स। हमने इधर देख लिया था, हमने इधर क्या देख लिया था कि 700 नेगेटिव वेरिएंस तो आ रही है, लेकिन फिर हमने इन्वेस्टिगेशन की, हम प्रोक्योरमेंट वाले के पास गए, हम लेबर के पास गए, हमने एंड में एक डिसीजन निकाला, हमने एक एनालिसिस की कि जो मटेरियल था ना, जो सस्ता क्वालिटी का मटेरियल था वो इशू था। और ये जो थिंकिंग है, ये जो माइंडसेट है, आप इस रिपोर्टिंग का पेपर होता है उसमें आप क्या होते हैं? आपको सिंपल फॉर्मेट्स जो होते हैं वो फॉर्मेट्स लगाने होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके एनालिटिकल स्किल्स काम आते हैं, आपको सोचना होता है, आपको सोच के जवाब को ड्राफ्ट करना होता है। तो ये जो थिंकिंग है ना, यही आई कैप को चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मैंने जैसे बात किया, कोई भी पास पेपर का कोई भी सवाल खोलेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कहां से स्टार्ट करना है। यही एग्जामिनर चाह रहा है आपको सोचे, कुछ सोच के कुछ ड्राफ्ट करे, कुछ कुछ असेस करे पूरे सिनेरियो को। अब आगे चलते हैं, आप ग्रिड को देखते हैं। अब मैंने पूरा सिलेबस तो समझा दिया आपको, अब आपको ग्रिड देखने में बहुत आसानी होगी। आई कैप की ग्रिड जब भी खोलेंगे ना, तो उसके अंदर दो चीजें आ रही होती है, प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल, पी लेवल और टी लेवल। अब पी और टी में क्या फर्क होता है? प्रोफिशिएंसी लेवल बताता है कि कितना मुश्किल सवाल आने वाला है, P1 का मतलब बेसिक सवाल आने वाला है, जो स्टडी टेक्स्ट में जिस तरह करवाया है सेम टू सेम वैसा आने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आने वाला है। P2 बोलता है कि कॉन्सेप्ट तो वही इस्तेमाल होगा, कॉन्सेप्ट की तो वही एप्लीकेशन है जो स्टडी टेक्स्ट में करवाया हुआ है, लेकिन एक मुश्किल सवाल आएगा जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। P3 क्या है हमारे पास? मुश्किल, कॉम्प्लेक्स। और P3 आपका कैफ के अंदर नहीं है, P3 आपका फाइनल के अंदर टेस्ट होता है। टी में क्या है? T1 का मतलब 8 मार्क्स का सवाल मैक्सिमम आ सकता है, T2 का मतलब मैक्सिमम 20 मार्क्स का सवाल आ सकता है, और T3 आपके कैफ के अंदर वापस नहीं है, जिसका मतलब T3 होता है क्या है? मैक्सिमम 25 मार्क्स। हमारे कैफ के अंदर क्या है? P1 का मतलब आसान सवाल, T1 का मतलब मैक्सिमम 8 मार्क्स, P2 का मतलब सवाल मुश्किल आएगा, सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल सवाल होगा, T2 का मतलब मैक्सिमम 20 मार्क का। अब ग्रिड को देखते हैं। ग्रिड को देखने से पहले पेपर के पैटर्न को डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसमें सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास क्या है? 45 टू 55 मार्क्स का सेक्शन ए, 45 टू 55 मार्क्स का सेक्शन बी है। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास सबसे पहले 10 मार्क्स से एमसीक्यू आ जाते हैं। अच्छा, ये कॉस्टिंग के पेपर में पहली बात है, अभी जो अटेम्प्ट चले गए ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, उसमें ये आए, तो हमारी अब दूसरी अटेम्प्ट होगी जिसमें एमसीक्यूज आएंगे। तो 10 मार्क के आपके एमसीक्यूज आ गए। एमसीक्यूज आसान होते हैं कंपेरेटिवली, एमसीक्यूज आपके क्या होते हैं? मार्क टेकर होते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ छोटे सवाल है, 5 छोटे सवाल आते हैं जो आपके 40 मार्क्स से बनते हैं, और 8 सवाल आपके क्या होता है? 8 टू 10 मार्क्स का होता है। अब अगर आप सेक्शन बी की बात करें तो हमारे पास क्या है? 3 लंबे सवाल आते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन, और हर सवाल कितने मार्क्स का होता है? 16 टू 20 मार्क्स का। पैटर्न बहुत सिंपल है, एक एमसीक्यू का सवाल आएगा 10 मार्क का, 5 छोटे क्वेश्चन आएंगे, फिर 3 लंबे सवाल आएंगे। जो 5 छोटे सवाल है वो 8 टू 10 मार्क्स ईच आएंगे, जो 3 लंबे सवाल है वो 16 टू 20 मार्क्स ईच आएंगे। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर बन गया, टोटल 9 सवाल। अब आई कैप की ग्रेड देखते हैं। आई कैप की 3 ग्रेड है। ग्रेड ए कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, ग्रेड बी कॉस्ट फ्लो, ग्रेड सी कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन। अभी हम लोग तीनों ग्रेड देख चुके हैं, अब आपको दिखाता हूं मैं। हमारे पास ग्रेड ए की क्या है? ग्रेड ए आ गई। ग्रेड ए की वेटेज क्या है? 35 टू 45%। अभी ग्रेड ए के अंदर टोटल टॉपिक्स कितने? 8 टॉपिक्स, एक टॉपिक नया ऐड हुआ है।
कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये पहले आपका नहीं हुआ करता था, कॉस्टिंग के पेपर में नहीं हुआ करता था, ये लास्ट अटेम्प्ट से आपका ऐड हो गया है। टोटल हमारे पास क्या है, 8 टॉपिक्स है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हमने देख लिया, सर्विस कॉस्टिंग हमने नहीं देखा। सर्विस कॉस्टिंग क्यों नहीं देखा, सर हमारा बिजनेस था वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था। सर्विस कॉस्टिंग बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें आप सर्विस बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे होटल बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, जहाँ सर्विसेज दे रहे होते हैं तो उसकी कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। फिर हमने मार्जिनल एब्सॉर्प्शन देखा, हमने ओवरहेड्स देखा, हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन देखा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखा, लेबर कॉस्टिंग देखा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स देखा। ये जो सारे 8 टॉपिक्स है, ये पूरे 8 टॉपिक्स है, ये आपके कौन से, ग्रेड ए के। और कितने मार्क्स से आते हैं, 35 to 45 मार्क्स से आते हैं। इसके अंदर आप देखिए कि मेजर आपकी क्या है, P2, मतलब मुश्किल सवाल आने वाले हैं, ये P2 है। और इसमें पे टेस्टिंग लेवल भी है। अच्छा, इसको डिस्कस करने का इतना फायदा नहीं है, इसको आगे चलते हैं, क्योंकि हमें तैयारी पूरी करनी है, हमें तैयारी 100 मार्क्स की करनी है इंशाल्लाह। फिर हमारे पास ग्रेड बी के अंदर 4 टॉपिक्स है। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट कॉस्टिंग है ना, ये अक्सर क्या होता है, मिल के आता है, ये मर्ज होके आता है। अभी अलग लिखा हुआ है लेकिन आता कैसे, मर्ज होके आता है। इसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स है, 20 to 30 मार्क्स से ये आता है। इस ग्रिड बी में से कभी एक लंबा सवाल आता है और एक छोटा सवाल आता है, इस तरह का डायनेमिक्स चल होते हैं कि एक लंबा सवाल आ गया इन टॉपिक में से और एक छोटा सवाल आ गया। इसमें हमारे पास क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, टारगेट कॉस्टिंग है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ये वही वेरिएंस वाली चीज है, वेरिएंस वाली। अगर आप इसमें देखिए सब P2 है और सब T2 है, और ये सिर्फ टारगेट कॉस्टिंग क्या है, P1। इसका मतलब इसमें ज्यादातर लंबे सवाल आ रहे होते हैं, मुश्किल सवाल आ रहे होते हैं। एक इंपॉर्टेंट ग्रेड है, क्या है, एक इंपॉर्टेंट ग्रेड है। आप इन टॉपिक्स को छोड़ नहीं सकते, हर टॉपिक को अच्छे से करना है। ग्रेड सी सबसे मेन ग्रेड, सबसे मेन ग्रेड है। इस सब्जेक्ट का नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इसी ग्रेड की वजह से लिया गया है। इस सब्जेक्ट के अंदर आप इस ग्रेड के अंदर आप खासतौर पर डिसीजन ले रहे होते हो, ये डिसीजन मेकिंग की ग्रेड है। ये इस सब्जेक्ट का, इस सिलेबस का एक तरीके से कोड है। इसके अंदर हमारे पास 3 टॉपिक है, ब्रेक इवन एनालिसिस, अभी हमने इसको रिवाइज किया। अब देखिए, जब हमने कॉन्सेप्ट को समझ के ग्रिड देखी ना, सिलेबस देखी, अब आपको चीजें पता है क्या, ये ब्रेक इवन क्या चीज है, डिसीजन मेकिंग में कौन से डिसीजन देखते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, ये सब क्लियर है अब। इसमें हमारे पास 3 टॉपिक है, लेकिन ये 3 टॉपिक 30 to 40 मार्क्स के आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड है आपकी, इसी ग्रेड से हम लोग हमारे सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। ये हमारे क्या है, 3 टॉपिक, और तीनों टोटल मिला के 30 to 40, सबसे मेजर ग्रेड। अगर ये ग्रेड अच्छे से कर ली ना, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप आसानी से पेपर पास कर जाएंगे। अगर देखे सारे ये T2 टॉपिक्स है, मतलब 20 मार्क्स तक आ सकते हैं। प्रैक्टिस तो बहुत करनी है आपको। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलो आप नॉर्मल तैयारी करके जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी आप मतलब क्या प्रोबेबिलिटी आपका पास करने की, अगर आप सिर्फ लेक्चर देख के जाए ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50% होती है पास करने की। सिर्फ अगर आपने लेक्चर देखे हुए, कोई प्रैक्टिस नहीं की, 50% प्रोबेबिलिटी है पास करने की। क्या आप ये नहीं चाहते कि आप एग्जाम हॉल में जब जाए तो 100% प्रोबेबिलिटी लेके जाए? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करें, एक्सटेंसिव मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, इतनी प्रैक्टिस करें, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले कि फिर कि वो एग्जामिनर आपको फेल ही नहीं कर पाए। वो अलामा इकबाल का एक शेर है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि एग्जामिनर आपको फेल ही नहीं कर पाए। इतनी मेहनत जब करके जाओगे तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अल्लाह की इंशाल्लाह आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100% होगी। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% होगी। अब कामयाबी की क्या स्ट्रेटेजी है, सक्सेस की क्या स्ट्रेटेजी है? सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को हमें इंप्रूव करना है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया जैसे कि हर सवाल नया सवाल होता है, हर सवाल में एक नया सिनेरियो आ रहा होता है, हर सवाल, कोई सवाल इसमें रिपीट नहीं हो रहा होता। अब उस सवाल पे कॉन्सेप्ट्स आपके ना, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए ताकि आप डिफरेंट सिनेरियोस में उसको अप्लाई कर सके। तो हमारा अटमोस्ट सबसे पहले हमारा एम क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना, आपके ब्रेन को ट्रेन करना, ताकि जो आपके अनसीन सिनेरियोस है ना, जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे उसको आप कोई भी सिनेरियो में अप्लाई कर सके। इसलिए एग्जामिनर के पास पूरी रिलीफ होता है, वो कोई भी सिनेरियो पूछ सकता है। कभी वो बोल देगा ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कभी वो बोल देगा ट्रेडिंग बिजनेस है, कभी वो बोल देगा ये इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो नया सिनेरियो आ गया, इसमें तो ऐसे इसने पूछे, इसने तो घुमा के पूछ लिया। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर आ गए ना, तो आप कोई भी सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हैं।
मैं आपसे हर सब टॉपिक के बाद, टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं, हर सब टॉपिक में आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, वो आपको पहले खुद अटेम्प्ट करने हैं। जितना आप पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे ना, आपको समझ आएगा आंसर को कहां से स्टार्ट करना है, आंसर को किस तरह असेस करना है, किस तरह ड्राफ्ट करना है, क्योंकि इधर सिनेरियो की असेसमेंट है ना, बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे, चैप्टर वाइज में हर चैप्टर्स की टेस्टिंग होगी, जिसमें मैं आपको मिनी टेस्ट हो गया आपके, उसके अलावा आपके मंथली मॉक्स हो गए, उस मॉक्स के अंदर हमारी क्या होगी, जो जो हम लोग चैप्टर्स कवर कर चुके होंगे वो सब टेस्ट हो रहे होंगे, ताकि आपका पुराना रिवाइज होते रहे। फिर हम लोग एंड में बिल्कुल जाके क्या करेंगे, ग्रैंड मॉक वीक रखेंगे, जिसमें हमारे 4-5 मॉक्स हो गए बैक टू बैक इंशाल्लाह। उसके बाद मेरी बुक भी आएगी, उसके अंदर आपका प्रैक्टिस कॉन्सेप्चुअल मटेरियल सब होगा। तो इसकी स्ट्रेटेजी की आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आप मेरे साथ ये जर्नी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे सिस्टम के मुताबिक जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैं आपको गाइड करूंगा उस तरह चलेंगे, तो इंशाल्लाह बाय द विल ऑफ अल्लाह मैं आपको अश्योर करता हूँ आप ये पेपर आसानी से पास कर लेंगे। आपको माइंडसेट अपना विनिंग माइंडसेट रखना है। स्टार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपको सवाल दूंगा ना, आप सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है, आपको खुश होना है कि आज मैं सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो आज अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना आप सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप इतनी मेहनत करोगे कि पेपर के दिन ऐसा नहीं होने वाला। तो प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, अल्लाह को ट्रस्ट करना है, अल्लाह ताला ही, अल्लाह से दुआ करनी है और अल्लाह बहुत मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह आप इस सब्जेक्ट को आसानी से पास कर लेंगे। तो दिस इज फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह हम लोग अगले क्लास से हमारे सिलेबस को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। अगर चैट बॉक्स में आप अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।